हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, सभी को सुप्रभात। सब चंगा सी, बढ़िया ना सभी को? चलिए, सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। So sorry to hear about your Dadi Anand, and may her soul get the moksha, है ना? So प्रणाम 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 प्रणाम। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सर। प्रणाम 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 प्रणाम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। अभी तो ढूंढा था, कहाँ गया यार, ये बहुत मगजमारी है, ठीक है ना? सुप्रभात सुप्रभात। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, दिवाली के दिन सुबह तो क्लास होता है ना सर? दिवाली के दिन तो क्लास होगा ना सर? ठीक है, दिवाली तो रात को है ना सर, सुबह क्या है? व्हाट इज देयर इन द मॉर्निंग है? दिवाली के दिन यहाँ चौपड़ा पूजन होता है। सो नॉर्मली जो बिजनेस या ऑफिसेज है, जितने भी ऑफिसेज है, वहाँ पे चौपड़ा पूजन मतलब काइंड ऑफ है ना, पूजा होती है नॉर्मल केस में। तो हमारी पूजा यही है कि हम क्लास करें सर, ठीक है ना? सो वी आर ऑल्सो बाउंडेड बाय थिंग्स ना, तो हम ठीक जा रहे हैं ना? चलिए सर, हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास को। एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट अलाउद्दीन खिलजी। तो कल हमने अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स के बारे में आपको पढ़ाया था, एंड काफ़ी इलॉबरेटली आई गेस वी हैव कवर्ड अप द रोल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। एंड एज अ रिफॉर्मर के रूप में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ा दिया है सर, ठीक है ना? सो हम लोग ने कल उसके सपने देखे थे, वाइल्ड एम्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो वाइल्ड एम्स का मतलब ये है कि जब शासक के रूप में 30 साल की उम्र में आप शहंशाह हिंदुस्तान बनते हो और आपको लगता है कि मैं ऐसा सुल्तान हूँ कि मैं कुछ भी कर दूंगा सर, ठीक है ना? यंगेस्ट आईएएस, तो मेरी रॉयल एंट्री होनी चाहिए, रॉयल एंगेजमेंट, रॉयल वेडिंग, सब कुछ रॉयल ही होना चाहिए सर। तो वही उसकी फैंटेसीज वैसी थी, उसको भारी पड़ गई। एंड देन मैंने आपको बताया, अलाउल मुल्क जैसे लोग थे जो उसके एडवाइजर्स थे, जिन्होंने इसको समझाया कि देखो राजा, सपने आप ठीक देख रहे हो, पर मंगोल से लड़ना है हमको, साम्राज्य बड़ा करना है, आपके नोबल्स ही आपको मार देंगे एक आध दिन सर, समझे आप लोग? ठीक है। तो फिर फाइनली अलाउद्दीन केम टू सेंसेस, उसको थोड़ी अकल ठिकाना आई, एंड देन ही डिसाइडेड टू ब्रिंग आउट रिफॉर्म्स, है ना? तो कल हमने अलाउद्दीन खिलजी का फर्स्ट पार्ट देख लिया था। तो आज कोई नया नहीं है ना भाई, ठीक है ना? हर एक क्लास में बच्चे नए आते हैं और फिर बुआ बुम हो जाती है कि सर समझ में नहीं आ रहा है सर, ठीक है? कोई नया नहीं है ना? तो पुराने वाले ही है ना? मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि यू गाइस ऑलरेडी, मतलब ठीक है, नया कोई है? एनी न्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास? मतलब सब, क्योंकि ये कोर्स देखो, जीएस में क्या होता है कि हर 2 महीने में रिपीट हो जाता है कोर्स। रिपीट मतलब नया कोर्स आता है, ये तो अभी चलेगा सर, ये तो साल में एक आध दफा ही आएगा सर, ठीक। तो इसकी लिनियरिटी मेंटेन करने के लिए फिर जब आप बीच में ज्वाइन करते हो और फिर आपको समझ में नहीं आता, ठीक है, आप टीचर के ऊपर फोड़ देते हो। देखिए प्रमोद नया है बेटा, प्रमोद आपका पहला प्रश्न या पहला जो भी सॉल्यूशन है अभी से बता देता हूँ। प्रीवियस क्लासेस देखना शुरू करो, खास करके आखिर के 15 क्लास को बहुत देखिएगा, क्योंकि वहां से मेडिवल इंडिया शुरू किया हमने। दूसरी पॉइंट, बुक लिस्ट भी उसी में ही बता दी है मैंने, और एंशिएंट को रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा साथों साथ, है ना? क्योंकि एंशिएंट अगर आप 22 के लिए तैयारी कर रहे हो तो फिर पहले नहीं होगा, अभी एंशिएंट होते होते टाइम लग जाएगा, ठीक है? सो यू साइमल्टेनियसली कंप्लीट द रिकॉर्डिंग, और कोई क्वेरी होगी तो लाइव क्लास में पूछ दीजिएगा, इवन प्रीवियस कोर्सेज की भी सर, ठीक है? मतलब प्रीवियस क्लासेस की भी। समझ में आ गया आपको अप्रोच, है ना? ऐसे भी संख्या बल हमारा कम हो गया है, बट कोई बात नहीं सर। अगले साल मैं आपको कह रहा हूँ कि वी क्रॉस 300 प्लस, 320 प्लस हमको क्रॉस करना है सर, है ना? और आप कर पाओगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, फिर टॉपिक बचेगा ही नहीं सर, है ना? आपके पास टॉपिक सबके सब कवर मिल जाएंगे, सबका कंटेंट मिल जाएगा। फिर आपको करना क्या है पता है? खाली और खाली प्रैक्टिस करना है, खाली और खाली प्रैक्टिस करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है, प्रैक्टिस करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है, प्रैक्टिस करना है। तो जब आप मैक्सिमम कवरेज कर रहे हो, मैक्सिमम कंटेंट के साथ लिख रहे हो, तो फिर नंबर क्यों नहीं देगा यूपीएससी? समझे कि नहीं समझे? नंबर क्यों नहीं देगा? उसको देना ही पड़ेगा ना, देयर इज नो अल्टरनेटिव। फिर वैसा हो जाएगा कि यार इसने लिखा है इतना सारा, इतना कंसिस्टेंटली लिखा हुआ है कैंडिडेट ने सर, तो होगा सर, है ना? 320 330 तक लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते, समझे आप लोग? ठीक है। तो अब मतलब वो रगड़ के आपको फिर रगड़ना ही है उसको, यही स्लाइड्स को और वही उपिंदर सिंह की किताब मैंने बताई, बस वही दो कोई बेस बनाओ, रगड़ते रहो, रिवाइज इट फॉर 2 3 4 टाइम्स, समझे आप लोग? ठीक है। तो उसको जितना आप रिवाइज करोगे मेनली, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और फिर प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में भी प्रीवियस के क्वेश्चन करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सारे मॉक क्वेश्चन करो, पर खाली प्रीवियस के क्वेश्चन करोगे ना तो भी आपको आइडिया, क्योंकि प्रीवियस में रिपीट होते हैं। ऑप्शनल का फायदा ये है कि भाई क्वेश्चंस एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव करके रिपीट करता है यूपीएससी, ठीक है ना? जो नॉर्मल केस में बाकी सारे सब्जेक्ट्स में नहीं होता है, मतलब जीएस में रिपीटेशन नहीं मिलेगा आपको सर, ठीक है? तो यहाँ मार्केट रिफॉर्म्स, यहाँ पे इकोनॉमिक रेगुलेशंस, यहाँ पे प्राइस कंट्रोल मेजर्स, फिर से इकोनॉमिक रेगुलेशंस के रूप में ही आपको पूछा गया है सर, ठीक है? घुमा फिरा के वही पूछा है ना सर, ठीक है? यहाँ इंपैक्ट पूछ दी गई है, यहाँ पे बोला गया है सिग्निफिकेंस पूछा गया है, यहाँ पे बोला गया एग्जामिन करिए प्राइस कंट्रोल मेजर्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, और यहाँ जो है स्टेटमेंट कहा गया है, हाँ अरे भाई साहब, अलाउद्दीन खिलजी का, हाँ ये रहा, फिर से एग्रेरियन रिफॉर्म्स, और यहाँ पे इकोनॉमिक मेजर्स जो पॉलिटिकल डायमेंशन से पूछे गए। तो यू विल सी दैट जो पूरी की पूरी कहानी है वो आपको अलाउद्दीन खिलजी के केस में दिखेगी। और खिलजी इनिशियल पीरियड के अंदर थोड़ा जल्दबाजी कर रहा था, बट यही अलाउद्दीन खिलजी को अकल ठिकाने आ गई कि यार देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग दिस मच बिग एम्पायर या हैविंग द आइडिया ऑफ सिकंदर अशानी
क्योंकि मेरे सामने बगावत हो जाएगी या हो सकता है कि मंगोलों का आक्रमण हो जाए, तो मैं इससे ज़्यादा तो मैं थोड़ा सेटल कर देता हूँ सर, ठीक है। तो हमने आपको खिलजी की थियरी ऑफ किंगशिप कल के क्लास के अंदर पढ़ा दी थी सर, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि थियरी ऑफ किंगशिप के तहत अलाउद्दीन खिलजी का जो कांसेप्ट था थोड़ा अलग था कंपेयर्ड टू बलबन, कुछ-कुछ सिमिलैरिटीज़ भी थी सर, ठीक है। उसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है थियरी ऑफ किंगशिप के ऊपर कि भाई बलबन और खिलजी के और तुगलक की, उसमें खास करके मोहम्मद बिन तुगलक की, उसमें तुगलक में एक ही तुगलक आता है किंगशिप में, ठीक है। जिसने अपने आप को कह दिया कि भाई मैं भी कुछ अलग ही प्रकार का बादशाह हूँ सर, ठीक है। तो उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो मूलतः से जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो यहाँ से बहुत आ रहे हैं। अब खिलजी को पता है कि द किंगशिप नोज़ नो किंगशिप, राजा जो है वो राजा ध्यान रखेगा कि किसी और के साथ इनफैक्ट है ना रिलेशनशिप ना रखे और किसी को बख्शे ना सर, है ना? ये खिलजी रिवॉल्यूशन कहते हैं, ये भी हमने कल के क्लास के अंदर देखा। क्यों रिवॉल्यूशन कहते हैं? क्योंकि मुख्यतः ये लो ओरिजिन के लोग थे और बिकॉज़ लो ओरिजिन के लोग पावर के ऊपर आए तो एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज होता है हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि एक नॉन टर्किश या मिक्स्ड रेस के लोग भी यहाँ पे पावर के ऊपर आ सकते हैं सर, ठीक है ना? तो ये सब कहानी आपको इसके अंदर से हमने कल के क्लास के अंदर पढ़ाई थी सर, ठीक है? और किस तरह से ये अपने आप को जिले इलाही तो कहता है, पर जिले इलाही का कांसेप्ट थोड़ा अलग हुआ करता था, जहाँ रिलीजन और पॉलिटिक्स को थोड़ा दूर करेगा और कहेगा कि रिलीजन पॉलिटिक्स के थ्रू जो उलेमा है उसका कंट्रोल मेरे स्टेट के ऊपर नहीं होने दूंगा सर, ठीक है। अब दो चीज याद रखिएगा सर, ठीक है। वो रिलीजन और पॉलिटिक्स को दूर करता है बिकॉज ही डिड नॉट वांटेड टू गेट इन्फ्लुएंस फ्रॉम द उलेमा। वो जितने भी उलेमा या रिलीजियस स्कॉलर्स थे उसको अपने स्टेट से दूर रखना चाहता था। उसका मतलब ये नहीं था कि ही डिड नॉट बिलीव इन द आइडिया ऑफ इस्लाम, बिकॉज ही बिलीव्ड, ही सबमिटेड इनटू द आइडिया ऑफ इस्लाम एंड ही सेड कि आई एम रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ इस्लाम। तो वैसा भी नहीं था कि वो कंप्लीट सेक्युलर था सर, ठीक है। उसको इंटेंशन ये था कि ये जितने भी काजी जो है ये काजियों का प्रभाव मेरे स्टेट से दूर करना है सर, ठीक है। ये काजियों का प्रभाव स्टेट से क्यों दूर करना है? क्योंकि अगर ये लोग पावरफुल हो जाएंगे, रिलीजियस स्कॉलर्स है, रिलीजियस इंटरप्रेटर्स है, तो फिर मेरी पीपुल नहीं बजेगी ना। दैट्स वेरी क्लियर कट सर, समझे। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन ये कहता है कि मैं थोड़ा अलग हो सकता। बाकी ही नेवर क्वेश्चन द इस्लामिक इंजंक्शंस, नाइदर ही क्वेश्चन एनीथिंग, ओके, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी कहानी हमने कल के क्लास के अंदर बताई थी। खिलजी का अर्ली फेज है, यहाँ से आपको क्वेश्चन वही आएगा कि व्हाट वाज द आइडिया ऑफ अलाउद्दीन खिलजी's अर्लियर पार्ट ऑफ किंगशिप एंड हाउ ही थॉट ऑफ एम्पायर बिल्डिंग एज अलेक्जेंडर, वाज ही सक्सेसफुल इन हिज आइडिया और नॉट, समझे आप लोग, ठीक है ना। गेटिंग अपॉन। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई अलाउद्दीन खिलजी जो है उसकी थियरी ऑफ किंगशिप का सबसे प्रारंभिक भाग कैसा था, प्रारंभिक भाग के तहत वो उसमें सक्सेसफुल रहा है कि नहीं रहा है। तो हम देखेंगे कि वाज नॉट सक्सेसफुल और 1301 के बाद उसने ध्यान रखा कि भाई मैं प्रैक्टिकल करूंगा, और प्रैक्टिकल के तहत उसने यहाँ पे ये देखा कि भाई मुझे सिक्योर करना है, रिफॉर्म्स करना है, मेरी रॉयल ट्रेजरी को थोड़ा रिप्लेनिश करना है। रिप्लेनिश का मतलब क्या है कि उसको फुलफिल करना है सर, ठीक है। सेना को मजबूत करना है और उसके बाद एम्पायर बिल्डिंग करना है। इन सब में सबसे बहुत बड़ा सबसे ऑब्स्ट्रक्शन था वो था नोबल्स का। अब थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की नोबल्स को लेकर पॉलिसी क्या थी एंड व्हाई अलाउद्दीन खिलजी एक्चुअली फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नोबिलिटी। व्हेन बलबन को अगर आप समझेंगे तो उसके साथ ही आपको लीनियरिटी में दिखेगी। अब नोबल्स मैंने आपको बताया था कि खिलजी ने इनको ऑफेंड किया था कि नहीं किया था सर, ठीक है। इनको क्यों ऑफेंड किया था? क्योंकि ये ट्रिगर हो गए थे एक्चुअली। ये ट्रिगर होने के पीछे के दो कारण थे। अलाउद्दीन खिलजी ने एक तो नोबिलिटी क्लास को इग्नोर करते हुए पावर के ऊपर आया, पहली बात तो। दूसरी बात, उसने नॉन टर्किश लोगों को भी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर लेके आया सर, ठीक है। वो सेना के अंदर लेके आया है, एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आया है सर, ठीक है। तीसरी बात, जो जलाली नोबल्स थे वो सबके सब भाग खड़े हुए कि भाई ये तो गलत हो गया सर, ठीक है। सो पीपल वर ट्राइंग टू एक्चुअली अटैक हिम, और इसके लिए जब वो अर्ली पार्ट में था तो हमको पता चलता है कि उसके ऊपर 3-4 बार अटैक भी हो गए थे सर, ठीक है। वो बाल-बाल बच जाता था हर बात के ऊपर सर, ठीक है। तो ये सब के बेसिस के ऊपर खिलजी को पता चला जब वो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर आया कि यार आई नीड टू डू समथिंग फॉर दिस नोबल्स, क्योंकि ये अगर जब तक जिंदा रहेंगे तो मेरे को खत्म कर देंगे सर, ठीक है। जो पहले के सुल्तानों के साथ भी हुआ था, क्योंकि हमने एक थीम के अंदर पढ़ा था नोबिलिटी वर्सेस मोनार्की का थीम सर, है ना। सो इन दिस नोबिलिटी वर्सेस मोनार्की थीम वी हैड एक्चुअली डिस्कस्ड अबाउट कि भाई यहाँ जो सिचुएशन क्रिएट हो रही थी उसमें नोबल्स डोमिनेट कर रहे थे। अब खिलजी यहाँ पे राउंड 2 के ऊपर आएगा और फिर इनको खत्म कर देगा सर, ठीक है ना। तो इन द राउंड 2 ऑफ नोबिलिटी वर्सेस मोनार्की, दैट इज द खिलजी डायनेस्टी, वो डिसाइड करता है कि नोबिलिटी को कैसे भी करके मुझे रोकना पड़ेगा सर, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ये नोबल्स थे कौन सा, है ना। तो इसमें दो प्रकार के लोग थे सर, है ना। एक तो मिनिस्टर्स हुआ करते थे जो टर्किश ओरिजिन के हुआ करते थे सर, गेटिंग अपॉन नॉट, है ना। दूसरे अगर आप समझने की कोशिश करोगे उलेमा हुआ करते थे जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे, काइंड ऑफ आप पकड़ने की कोशिश करोगे एक्सपर्ट्स हुआ करते थे इस्लामिक लॉ के अंदर सर, ठीक है। इनके पास जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, चैरिटी सब कुछ इनके हाथ में हुआ करता था सर, ठीक है, गेटिंग अपॉन नॉट। तो खिलजी को पता है कि भाई ये लोग जितने भी हैं इनको कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता है। नोबल्स ने हमेशा बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी को एक असरपर के रूप में देखा है। असरपर का मतलब वही है कि भाई ये सत्ता हत्या क्या है, इसने ट्रेजरसी मर्डर किया है जलालुद्दीन का और इस तरह से ये पावर के ऊपर है। तो नोबिलिटी नेवर एक्सेप्टेड हिम। खिलजी न्यू दैट अगर मुझे इनको कंट्रोल करना है तो मुझे मतलब अल्टीमेटली अगर मुझे एस्टैब्लिश करना है तो इनको कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता है सर, ठीक है। सो खिलजी जैसे जैसे पावर के ऊपर आया और खास करके 1301 ऑनवर्ड से जब उसकी कैवल्य ज्ञान हो गया, उसको बुद्धि आ गई, आला और मुल्क ने उसको सलाह दी, उसके बाद उसने नोबिलिटी को क्रश करना शुरू किया सर, ठीक है। ये नोबिलिटी को क्रश करने के लिए उसने अलग अलग प्रकार के रेगुलेशंस लेके आया और बेसिकली ऑर्डिनेंसेस पास किए सर, ठीक है। तो अगर आप बरानी को देखोगे, क्योंकि बरानी इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, बाय द वे मेडिवल इंडिया के अंदर अलाउद्दीन खिलजी में सबसे ज्यादा किसी ने नॉलेज दिया है हमको, तो वो था आपका तारीख फिरोज शाही, जो बेसिकली जियाउद्दीन बरानी लिखता है सर, ठीक है। क्यों जियाउद्दीन बरानी? क्योंकि ये 1259 से लेकर 1352 का जो पूरा का पूरा हिस्टोरिकल बेस है वो लिखता है सर, ठीक है। तो इसमें ट्रांजिशन ऑफ स्लेव डायनेस्टी टू खिलजी डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी का जो पूरी की पूरी पॉलिसीज है वो सब जियाउद्दीन बरानी ही लिखेगा सर, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे? आमिर खुसरो जैसे लोग भी लिखेंगे, हम लोग आएंगे कल के क्लास के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी एज अ पैटर्न ऑफ स्कॉलर्स एंड लिटरेचर के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, बट अभी हम लोग बरानी सेंट्रिक ये नोबिलिटी क्लास को समझने की कोशिश कर रहे हैं सर, ठीक है। तो खिलजी को एक चीज क्लियर थी कि नोबल्स को कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता है और अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही पावर के ऊपर आया, जब उसको बुद्धि आ गई कि यार मैं सपने छोड़ देता हूं, तो उसने नोबल्स को कंट्रोल करने का प्रयत्न किया सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। अब होता क्या है, व्हाट अलाउद्दीन खिलजी डिड सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो उसने इतने रेडिकल चेंजेस नहीं किए, उसके लिए अलग अलग प्रकार के ओपिनियंस बोले गए स्कॉलर्स के द्वारा सर, ठीक है। उसको एक चीज पता थी कि टर्किश नोबिलिटी के ऊपर मैं डिपेंडेंट रहूंगा तो मेरे सामने बगावत हो सकती है, क्योंकि टर्किश नोबिलिटी डोमिनेट करती है सब कुछ चीजों को सर, ठीक है। तो उसने टॉप लेवल के ऊपर जो टर्किश नोबिलिटी थी उसको ऑलमोस्ट हटा दिया सर, ठीक है। उसको ये भी पता था कि इसकी घात बहुत बड़ी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियस है कि उनको हटाएंगे तो दे माइट रिवोल्ट अगेंस्ट मी। तो कुछ कुछ लोगों को मिडिल लेवल के ऊपर रखा, बट इनका पावर ले लिया गया सर, समझे आप लोग, ठीक है। और जो लोअर लेवल की ब्यूरोक्रेसी थी, खासकर
कि जहाँ पे हिंदुस्तानी मुस्लिम्स भी हुआ करते थे और भी नॉन टर्किश कम्युनिटीज थी, इन सबको बेसिकली टर्किश नोबिलिटी के भाग के रूप में ऊपर लेके आया सर, ठीक है ना, समझे नहीं समझे। तो होता क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दो प्रकार के रिफॉर्म्स किए ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी, और आधार ये बनाया कि देखिए आप एफिशिएंट रहोगे तो मैं आपको रखूंगा, और उसने कहा कि टर्किश लोग जो है ये सबके सब नॉन एफिशिएंट लोग हैं, ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए मुझे उनको हटाना पड़ रहा है सर, ठीक है ना। अब देखिए एफिशिएंसी का आधार बनाया हुआ है तो नो वन कैन क्वेश्चन, है ना, उसकी जो इंटरनली जो आइडिया जो था वो तो यही था कि टर्किश को मैं हटाऊंगा, पर उसका बेस तो बनाना पड़ेगा ना, यू नीड टू गिव आउट द रीजन फॉर दैट, वरना तो विद्रोह होने की और शक्यता है सर, ठीक है। तो अगर आपकी एफिशिएंसी को क्वेश्चन किया गया है तो फिर आप क्या जवाब दोगे, है ना, हाउ कैन यू आंसर दैट, है ना, समझे नहीं समझे। तो बेंचमार्क्स फिर राजा ने सेट किए थे, तो उसने क्या किया कि एफिशिएंट नोबल्स को रिवॉर्ड किया और कहा कि ये हिंदुस्तानी है, ये जो नॉन टर्किश है, ये सबके सब अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनको ऊपर लेके आऊंगा सर, ठीक है। ये टर्किश वाले सबके सब करप्ट लोग हैं, इनको मैं पुश कर दूंगा, इनको हटा दूंगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो उसने रेडिकल चेंजेस ना लाते हुए इनफैक्ट ग्रेजुअल चेंजेस लेके आया और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपना प्रयत्न किया, गाइडलाइंस बनाने की शुरुआत की और डिसाइड किया कि भाई जितने भी इनफैक्ट है ना नोबिलिटी क्लास है, ये नोबिलिटी क्लास को मैं हटा दूंगा सर, ठीक है। तो एक बार तो उसके ऊपर अटैक भी होता है, अकाद खान करके उसका एक नोबल था जिसने इसके ऊपर अटैक किया था, बट ही वाज एबल टू सेफगार्ड हिमसेल्फ, है ना, वो अपने आप को बचा पाया। एक्चुअली क्या हुआ कि उसने सुल्तान के ऊपर मारा और सुल्तान को मार के सुल्तान बेहोश हो गया था सर, है ना, और वो गद्दी के ऊपर बैठ गया। अब अकाद खान के साथ प्रॉब्लम ये हो रहा था कि अकाद खान ने सुल्तान को मार के सुल्तान की गद्दी के ऊपर बैठ भी गया, उसने प्रोक्लेम भी कर दिया कि मैं दिल्ली इलाही हूं। थोड़ी देर के बाद सुल्तान उठा, बोले हाँ बे कौन दिल्ली इलाही की बात कर रहा है सर, समझे। तो अगर उसका गला काट दिया होता ना सर, देखिए आर्मी के अंदर एक चीज सिखाई जाती है, शूट टू किल एंड आल्सो कंफर्म ट्वाइस, समझे नहीं समझे ना। शूट टू किल का मतलब है कि आप मारते हो उसके बाद कंफर्म करोगे, दो चार और मरने के बाद भी दो चार ठाई ठाई कर दो, समझे आप लोग, ठीक है। क्योंकि क्या क्या पता कि शायद गोली वोली कहीं पेनिट्रेट ना हुई हो, ठीक है। तो अकाद खान के साथ ये होता है कि खिलजी को मारा सर ना, बड़ी सी कुछ ये हैमर जैसी कोई चीज थी या कोई ऐसी भारी चीज थी, इसको सर के ऊपर मारता, तो खिलजी बेहोश हो गया सर, ठीक है, टाइम बिंग के लिए उसको थोड़ा ब्लड भी आया था सर, ठीक है। एंड देन अकाद खान बोल भी गया कि मैं जिंदा हूँ, खिलजी देन ही केम टू सेंसेस आफ्टर सम टाइम, है ना, तो लेटा हुआ था वहां पे सर, ठीक है, कोर्ट के अंदर ये सीरी की घटना है सर, खैर। तो ये ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट्स आपको यहाँ दिखेगी कि खिलजी को पता चल गया कि भाई मुझे इनको कंट्रोल करना पड़ेगा सर, ठीक है। और ये कंट्रोल करने के लिए खिलजी ने यहाँ पे क्या किया कि नोबिलिटी क्लास को इनफैक्ट हाथ में लेने की शुरुआत कर दी सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। अब उसको पता है कि रिबेलियंस का कारण क्या है, नोबल्स को क्या चाहिए सर, ठीक है। नोबिलिटी जो है ये शौकीन है बेसिकली दो चीजों की सर, ठीक है। एक तो पैसों की शौकीन है और इनके पास जितना पैसा होता है इसके कारण ही रिवॉल्ट्स होते हैं, रिबेलियंस होते हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट नॉट, क्योंकि ये प्रॉस्पेरिटी के कारण ही मजबूत होते हैं और जितनी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है उतनी ही राजा के सामने बगावत करते हैं सर। दूसरे नोबल्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे एक्स नोबल है वो वाई के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशन बिठाएगा, रोटी बेटी के संबंध बना देगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। वाई की बेटी की शादी एक्स के लड़के के साथ करवा देगा सर, ठीक है। फिर ये दोनों के दोनों इनफैक्ट बैठ के एवरी वीकेंड प्लान किया करते थे, बोले आइए आइए समझी जी, आइए आइए आप आइए समझी सर, ठीक है ना। फिर ये लोग फिर वहाँ पे पार्टी वार्टी किया करते थे। तो इन शॉर्ट आप समझने की कोशिश करिए कि इनकी सोशल गैदरिंग में यही डिस्कशन हो रही थी कि भाई क्या करना चाहिए सुल्तान के लिए सर, ठीक है ना। सो व्हाट शुड बी द केस ऑफ द सुल्तान, है सुल्तान को किस तरह से हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर, अगर सुल्तान को नया प्रस्ताव लेके आ रहा है तो सुल्तान को कैसे खत्म करना है, तो एवरीथिंग वो नोबिलिटी डिसाइड कर रहा था सर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपको नोबल्स दिखेंगे एक्स वाई ए बी या सी डी के रिलेशंस के अंदर सर, ठीक है। और इन सब की पूरी गैंग हुआ करती थी, है ना। तो ये बिच्छू गैंग ईगल गैंग के रूप में काम कर रहे थे, अंदर अंदर इनके अच्छे रिलेशंस हुआ करते थे, पैसे वैसे इनके पास काफी थे। और खिलजी को पता चल गया कि ये रिबेलियंस का कारण क्या है, इनकी प्रॉस्पेरिटी। अगर इनकी प्रॉस्पेरिटी इनफैक्ट खत्म करेंगे सर, समझे आप लोग, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं सर, है ना। तो खिलजी ने क्या किया कि 4 ऑर्डिनेंसेस पास की, रेगुलेशंस पास किए सर, ठीक है। और उसको पता है कि इनकी प्रॉस्पेरिटी खत्म करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये मेरे कंट्रोल में आ जाएंगे सर, समझे आप लोग, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो इसके बेसिस के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे नोबिलिटी को हाथ में लेने की शुरुआत की, यही उसके गवर्नेंस रिफॉर्म्स हुआ करते थे सर, ठीक है ना। गवर्नेंस रिफॉर्म्स का मतलब है कि एक शासक के रूप में उसको पता है कि यहाँ नोबिलिटी क्लास उसके सामने बगावत करके और फिर उसमें से ही कोई व्यक्ति राजा बन जाएगा, सुल्तान बन जाएगा, वो चीज का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए जो पहले हुआ था सर, ठीक है। तो बलबन ने ये किया था, चालीसा सिस्टम को अबॉलिश किया था, याद आया। बट हमने देखा था कि आफ्टर बलबन दी चालीसा सिस्टम या चालीसा सिस्टम तो रिवाइव नहीं हुई पर नोबिलिटी फिर से रिवाइव हो गई थी सर, है ना। तो बलबन ने तो चालीसा सिस्टम को लिक्विडेट कर दिया बट नाम चालीसा हट गया, पर फिर से वही लोग पावर के ऊपर आ गए थे बलबन की मृत्यु के बाद सर, ठीक है ना। तो कई कबार के केस में और हमने उस सब समझने की कोशिश की थी सर, ठीक है। तो खिलजी डिसाइड करता है कि यार ये रिबेलियंस, ये अटैक्स और ये जो पूरी की पूरी प्लानिंग हो रही है उसको मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, वो 4 ऑर्डिनेंसेस लेके आए। यही ऑर्डिनेंसेस को गवर्नेंस रिफॉर्म्स के रूप में हम लोग पहचानते हैं सर, ठीक है ना। अब आपको प्रश्न आएगा कि उसके एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस रिफॉर्म्स के ऊपर चर्चा करिए, कंसोलिडेशन के लिए खिलजी ने क्या स्टेप्स लिए थे, अभी तक वो आया नहीं है, तो आ सकता है आपको सर, ठीक है। पहला ऑर्डिनेंस उसने देखा कि नोबल्स पावरफुल क्यों हो रहे हैं, तो नोबल्स के पास पैसा था और पैसा कहां से आता था, प्राइमरी लैंड से आता था, सही की गलत सर, ठीक है। और लैंड के थ्रू ये नोबल्स को बहुत सारी लैंड ग्रांट्स दी जाती थी राजाओं के द्वारा, सुल्तानों के द्वारा, राइट सर, ठीक है। तो उसने कहा कि ये सब बंद करवा देनी चाहिए। अब देखिए उस टाइम पे राजा कभी कभी सबको ना इनाम प्रकार की लैंड ग्रांट्स देता था, तो दिल्ली सल्तनत में 3-4 प्रकार की जमीनों के प्रकार दिखेंगे। एक इनाम लैंड दिखेंगे, इनाम लैंड बेसिकली रिवॉर्ड में दी जाती है कि मैं तेरे को इनाम देता हूं, चलो भाई 50 रुपए 100 रुपए 500 रुपए सर, ठीक है। तो इनाम एक्चुअली पारसी शब्द है, इट्स अ पर्शियन वर्ड, है ना। तो राजा गिफ्ट कर रहा है, स्टेट गिफ्ट कर रहा है सर, है ना। तो पहले ये बहुत सारे केसेस थे लैंड ग्रांट्स के रूप में, ठीक है। कुछ कुछ जमीन ऐसी हुआ करती थी जो खालिसा के रूप में थी, जो बेसिकली स्टेट के कंट्रोल में आती थी और राजा सीधा सीधा अपने कंट्रोल में रखता था, ठीक है ना। तीसरी वक्फ की जमीन हुआ करती थी जो रिलीजियस एंडोमेंट्स के रूप में दी जाती थी और रिलीजियस स्कॉलर्स को, काजी को या कोई मस्जिद को दे दी गई सर, ठीक है ना। तो आज की तारीख में भी आपको ये वक्फ की जमीन दिखेगी, द वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करता है और ज्यादातर इस्लामिक रिलीजियस प्लेसेस जो है उसका मैनेजमेंट उसकी गवर्नेंस के लिए जुड़ा हुआ है सर, ठीक है ना। तो ये तीनों की तीनों अलग अलग प्रकार की लैंड है। अब उसको पता है कि ये जितने नोबल्स है उसको इस प्रकार की जमीन है, ही वांटेड टू कन्वर्ट द इनाम लैंड इनटू खालिसा लैंड। क्यों? क्योंकि नोबल्स के पास जितनी लैंड रहेगी उतना उनके पास रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू आएगा तो ये लोग पावरफुल बनेंगे, ये पावरफुल बनेंगे कल उठ के सुल्तान के सामने बगावत कर देंगे सर, समझे नहीं समझे, है ना। तो खिलजी क्या कर रहा है कि इनको जो भी इनफैक्ट फ्री गिफ्ट के रूप में जो इनाम लैंड मिली है या वक्फ की लैंड मिली है उसको स्टेट एक्सचेकर के अंदर लाने की कोशिश की, और ये जो लैंड है उसको बेसिकली उसने कन्वर्ट कर दिया खालिसा के तरफ से, समझे नहीं समझे, गेटिंग अपॉन। तो उसने डिसाइड किया कि भाई जितने भी पुरानी प्रकार की जमीनों की मालिकी थी वो अपने फेवर में ला दिया सर, ठीक है। नोबल्स को कह दिया कि भाई आपकी प्रॉपर्टी आज के बाद खत्म हो जाएगी सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करवाई जाती है जहां अलाउद्दीन खिलजी ने सबके पास से जमीन हाथ में ले ली और वक्फ की जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज है या इनाम की ज्यादातर प्रॉपर्टीज है, वक्फ की थोड़ी कम थी पर इनाम की ज्यादातर प्रॉपर्टीज है वो सब अपने हाथ में ले ली। ये जो नोबल्स जो कल तक बेसिकली पैसों के अंदर स्विमिंग कर रहे थे सर, समझे आप लोग, ठीक है, उनकी कंडीशन ऐसी हो गई कि ये 2-4 सिक्के लेके घूम रहे हैं सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो एक्सेप्ट सब मर्चेंट्स, एक्सेप्ट सब बिजनेसमैन और सम काइंड ऑफ ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड्स हु वर फेवर इन द अलाउद्दीन खिलजी एडमिनिस्ट्रेशन, हमको ये पता चल रहा है कि बाकी सारे लोगों की जो पैसा था, जो बाकी सारे लोगों की संपत्ति जो है वो खिलजी अपने फेवर में ले रहा है सर, ठीक है। अब आदमी के साथ ये चीज बहुत होती है सर, अब आप समझने की कोशिश करिए। आपको विद्रोह का इनफैक्ट ख्याल कब आता है, व्हेन यू गेट द आइडिया ऑफ रिवॉल्ट सर। आपको विद्रोह का ख्याल तब आएगा जब आपके पास बहुत सारी फुर्सत ही फुर्सत होगी सर। जैसे आप बैठे होते हो बेकार और फिर आपके पास पैसे का एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम आ गया है, महीने के
10-15 लाख 50 लाख रुपए कोई भेज रहा है, तो आप बैठे-बैठे सोच रहे हो यार कुछ नया करते हैं ना, लेट अस डू समथिंग न्यू। बट अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बेसिकली एक ही डायरेक्शन में फोकस करोगे, बोले घर चलाना है, अगले महीने ईएमआई देनी है, दिवाली का खर्चा आएगा सर, ठीक है, काजू कतली और फिर सोन पापड़ी किसी और की आएगी तो उसको गिफ्ट रैप करवाने के किसी और को भी देना पड़ेगा सर, ठीक है, तो 10 रुपए उसका भी खर्चा होगा ना सर, ठीक है। तो मूल तरह से कहने का मतलब ये है कि यहाँ अलाउद्दीन खिलजी को पता है कि भाई पैसा होगा और पैसे के कारण ये लोग स्ट्रांग हो रहे हैं, तो पैसे इनके हाथ से ले लो। जो सोर्स पावर है वो मनी है। मनी को ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली इनफैक्ट सब कुछ चीजें कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि लोग फिर बिजी रहेंगे। तो नोबिलिटी जो हायर क्लास के अंदर बिलोंग करती थी, जो रिच क्लास के अंदर बिलोंग करती थी, अचानक से उनको कन्वर्ट करवा दिया लोअर मिडिल क्लास में। ये जो लोअर मिडिल क्लास में नोबिलिटी कन्वर्ट हुई, उनका पूरा का पूरा फोकस अब पैसे कमाने में लग गया था, क्योंकि राजा ने कानून पास किया था कि आपके पास एक्सेस लैंड है वो सब मैं अपने हाथ में ले लूंगा सर, ठीक है। तो इन सब के बेसिस के ऊपर से अब रिबेलियंस होने की शक्यता कम हो गई है सर, ठीक है। तो पहला तो उसने ऑर्डिनेंस पास करवा दिया। ये बरानी अपनी किताब के अंदर तारीख फिरोजशाही में लिखता है कि भाई ये ऑर्डिनेंस के कारण नोबिलिटी में रिजेंटमेंट बहुत आया था, पर खिलजी हैड वेरी टाइट कंट्रोल, क्योंकि बाय दैट टाइम ही वाज एस्टैब्लिश्ड, और उसने डिसाइड किया था कि आई विल नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ रिजेंटमेंट इन द नोबिलिटी क्लास। समझे आप लोग, ठीक है। तो पहली चीज आपको पता चल रही है कि उसने जमीनें ले ली, पैसे ले लिए। पैसे लेने के कारण जो नोबिलिटी क्लास था, दे केम टू द रियलाइजेशन आफ्टर सम टाइम कि भाई अब यही सत्य है, यही सनातन है, इसको स्वीकारना पड़ेगा और एल्स विल गेट किल्ड, है ना, वरना हमको मार दिया जाएगा, है ना। सुल्तान हमको, और वो किसी को छोड़ता नहीं है। मैंने जलालुद्दीन की कहानी आपको बताई थी कल के क्लास के अंदर कि व्हाट हैपेंड विद जलालुद्दीन खिलजी सर, कैसे गला काट के घुमाया गया है, खैर समझे आप लोग, ठीक है। दूसरा, उसको ये भी था कि ये जो स्पाई है, ये स्पाई सिस्टम को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। अब देखिए क्या हो रहा था। खिलजी ने देखा कि दिल्ली के सुल्तान ने इंटेलिजेंस में फेलियर किया है। इंटेलिजेंस का मतलब क्या है सर, गेटिंग अपॉन, कि ही इज नॉट एबल टू गेट द करेक्ट रिपोर्ट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रीजन सर, समझे आप लोग, ठीक है। और उसको ये भी पता है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर के कारण उसके सामने बगावत जब हो रही है सुल्तान के सामने, तो सुल्तान मार खा जाता है, जैसे रजिया के साथ हुआ, जैसे कैकाबाद के साथ हुआ, या और भी शासकों के साथ आपको दिखेगा। इनफैक्ट बलबन जो था, बलबन ने प्रयत्न किए थे सबसे पहले स्पाई सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करने के लिए सर, ठीक है। ये भी यहाँ पे इस प्रकार की सिस्टम को बनाएगा और एक पूरी की पूरी इन्फॉर्मर्स की एक फौज खड़ी करता है सर, ठीक है। ये इन्फॉर्मर्स को गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में अपॉइंट करवा दिया गया। अब आपको पता होगा कि आपका ड्राइवर के रूप में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, बट वो आपका ड्राइवर नहीं होगा, ही माइट बी बिलोंगिंग टू सम अदर डिपार्टमेंट, और वो प्रैक्टिकली कुछ और कार्य करने के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है सर, ठीक है। बिकॉज यू आर हेडिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड यू आर अ डिफेंस सेक्रेटरी, तो आपके पास कुछ कुछ ऐसी जानकारी होगी और आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर कहीं फिसल ना जाए, उसका ध्यान रखने के लिए ड्राइवर बन के टाइगर भाई आए होंगे सर, समझे आप लोग, ठीक है, गेटिंग अपॉन। तो वैसी ही कहानी खिलजी करता है। खिलजी को भी पता है कि भाई यहाँ पे मेरे अच्छे-अच्छे डिपार्टमेंट के बड़े-बड़े जो नोबल्स है सर, है ना, वो कहीं पे है ना लिपस ना जाए सर, है ना, फिसल ना जाए। तो उसका ध्यान रखने के लिए मुझे कुछ-कुछ लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये कुछ गलत रास्ते के ऊपर जा रहे हो सकता है मेरे सामने बगावत कर रहे हो सर, ठीक है ना। तो उसने बेसिकली अलग-अलग प्रकार की पूरी की पूरी एक फौज खड़ी की, डिपार्टमेंट के अंदर खड़ी की है सरकार के, आर्मी के अंदर उसने खड़ी कर दी, प्रोविंसेस लेवल के ऊपर। इनफैक्ट आप देखोगे तो लोकल लेवल के ऊपर भी उसने ये इंटेलिजेंस लोगों को बिठाया था। अब इसमें 2-3 प्रकार के इंटेलिजेंस के लोग दिखेंगे सर, ठीक है। आपको एक बरीद दिख जाएंगे सर, तो न्यूज़ रिपोर्टर्स के रूप में काम, एक मुनीस दिखेंगे। मुनीस जो थे वो कभी बाहर नहीं आते थे सर, ठीक है। आपको मैंने बताया ना, बरीद जो थे वो ऑफिशियली सबको पता था कि ये बंदा बरीद के रूप में काम कर रहा है सर, ठीक है। बट जो मुनीस लोग थे उनके बारे में किसी को नहीं पता होता है क्योंकि ये कौन थे सर, ठीक है, और ये किस तरह से कार्य कर रहे थे। तो हो सकता है कोई पंचर वाला बन के काम करेगा, हो सकता है कि कोई दूध वाला बन के, हो सकता है कोई पेपर वाला बन के काम करेगा सर, ठीक है। हो सकता है कोई पोलियो की दवाई देने के लिए आपके घर पे आएगा रेगुलरली, बोले सर सेकंड डोज है, थर्ड डोज है, फोर्थ डोज है सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। सो ये सब कहानी आपको मिलेगी सर। हाउ वाज ओसामा कॉट, ओसामा को कैसे पकड़ा गया था, कैसे खराई की गई थी। तो पाकिस्तान का हेल्थ डिपार्टमेंट अबोटाबाद का जो लोकल बॉडी का एक डॉक्टर था, उसको इन्होंने इनडायरेक्टली अपने फेवर में लिया। फिर उसने बेसिकली हेल्थ वर्कर्स की एक टीम को भिजवाया और उसके थ्रू चेकअप करवाया कि आपके घर में बच्चे हैं तो पोलियो की दवाई देनी है कि नहीं देनी है। और धीरे 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 2-3 बार करके कैसे भी डीएनए सैंपलिंग को लिए गए एंड देन दे केम टू कंक्लूजन कि भाई ये वहां पे बैठा हुआ है सर, ठीक है। फिर तो काबू आपको भी पता है क्या होता है, खैर। सो यू नेवर नो दैट, है ना, कौन आपके घर पे किस किस अंदाज से आएगा। आपको लगेगा कि सर्वे करने आया है सर, ठीक है, आपने वैक्सीन ली है कि नहीं ली है, पर ये सर्वे वैक्सीन के लिए और भी चीजों का होता है सर, ठीक है। बट दैट इज नेसेसरी फॉर द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट एज वेल। खैर, तो जो भी कहानी है ये खिलजी ने उस टाइम पे शुरू किया सर, है ना। उसने कहा कि मुझे डायरेक्ट रिपोर्ट मिलना चाहिए तो ही मैं देखूंगा सर, ठीक है। और ये गवर्नर्स के अंदर में कोई कांड कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन ले रहा था। तो स्पाई सिस्टम बनाने से राजा को पता चल गया कि बगावत नहीं होगी सर, ठीक है। बगावत अगर हो सकती है तो ऑटोमेटिकली उसको कर्व कर देगा सर। पैसे निकाल दिए, लोकल एरियाज में ग्रामीण विस्तारों के अंदर पकड़ बना दी सर, ठीक है। उसके बाद नोबल्स को कहा, बोले आज के बाद कोई भी प्रकार की चीजें नहीं चलेगी सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो नशे से चढ़ गई और नशे से चढ़ गई, पतंग से उड़ गई, पतंग से, बोले नो नथिंग डूइंग, नशे से चढ़ गई सर, ठीक है, गेटिंग अपॉन। तो ये जो वाइन बाइन का जो कांसेप्ट है, ये वाइन एंड डाइन का कांसेप्ट है, नोबल्स के अंदर ये बहुत चलता था सर, ठीक है ना, वाइन एंड डाइन का कांसेप्ट। नोबिलिटी क्लास की एरिस्टोक्रेसी की खासियत होती है सर, है ना। ये वाइन एंड डाइन के सिवा जी नहीं पाते सर, ठीक है। तो आज की तारीख में भी जो एरिस्टोक्रेसी है उसके यहाँ पे वाइन एंड डाइन का कांसेप्ट बहुत चलता है सर, ठीक है। भारत की 80s 90s और 70s में सो कॉल्ड जब समाजवाद का पीरियड चल रहा था, तो उस समय की तात्कालिक एरिस्टोक्रेसी थी, ये सरकारी होटल्स के अंदर वाइन एंड डाइन के लिए बहुत जानी गई है सर, ठीक है। आईटीसी मौर्य और ये एक से एक जो दिल्ली की होटल्स है ना सर, डिप्लोमेटिक एन्क्लेव के अंदर चाणक्यपुरी की सर, ठीक है। और वहाँ पे आप देखोगे तो इसी के लिए जाने, और बैठे बैठे उनका अलग ही रहता है, क्योंकि आप वही होटल के चेयरपर्सन हो, यू माइट बी द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सम एक्सवाइजेड होटल, तो सरकारी होटल के रूप में आप अपने दोस्त को बुलाते हो, बोले आजा सर, आप नहीं है, तेरे नाम का सूट बुक करा देता हूँ सर, ठीक है। अब कोई क्लाइंट आया, बोले मेरे को सूट चाहिए, मना कर दिया, बोले नहीं मिलेगा, आज बाबू रुके हुए सर, ठीक है, समझे नहीं समझे, है ना। तो खिलजी न्यू दिस कि भाई इनके हाथ में इतना एक्सेस पावर है। ये जो एक्सेस पावर के रूप में जो जिस तरह से कार्य कर रहा है, इसमें वाइनिंग एंड डाइनिंग बहुत होता है सर, ठीक है ना। तो उसने सब कुछ बंद करवा दिया सर, समझे आप लोग, ठीक। और खुद से पर्सनली उसने ये कार्य किया। तो उसने दिल्ली के आजू बाजू में सब है ना दारू इकट्ठा किया और फिर उसको एक जगह के ऊपर उसने ना जमीन पे डाला। तो बरानी तो ऐसा कहता है कि जैसे बारिश पड़ गई हो ना दारू की सर, है ना। तो वो क्या है कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर इनफैक्ट बारिश आई और ये बारिश के कारण पूरा दारू का बरसात हो गया सर, ठीक है ना। वैसी कंडीशन को वो क्रिएट करवाता है। तो वो कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे कास्केट्स इकट्ठे किए, बहुत सारे जार इकट्ठे किए सर, है ना। खुद आया और फिर उसके ऊपर उसने वो गटर में डाला और ऐसे ही लग रहा था कि बारिश आ गई है सर, ठीक है। इनफैक्ट गुजरात में ये ट्रेंड चलता है रोड रोलर का सर, ठीक है। तो जब आप यहाँ गुजरात ड्राई स्टेट है ना, तो प्रोहिबिशन एक्ट है, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1949 अमेंडेड 1960। तो ये प्रोहिबिशन एक्ट में जो भी दारू बारू पकड़ी जाती है तो प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट है गुजरात गवर्नमेंट का, होम डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो वो लोग फिर साल में एक दफा या हर 2-3 महीने में एक दफा जब बड़ी क्वांटिटी का दारू पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर रोड रोलर घुमाते हैं सर, ठीक है।
तो रोड रोलर होता है, ये आपका जो रास्ते बनाने के लिए यूज़ होता है, उसको कंसोलिडेट करने के लैंड को, है ना, सॉइल को, तो उसके ऊपर वो घुमा देते हैं सर, ठीक है। अब एक बार ऐसा हुआ कि रोड रोलर तो घुमाया था, पर इन्होंने बाजू की गटर के अंदर सब खाली कर दिया सर, ठीक है। डिपार्टमेंट के कुछ क्लर्क ने उन्होंने सर, ठीक है। तो वो जो गटर जो थी ना, वो जा रही थी कोई एक सेटलमेंट की तरफ, जहाँ पे एक बस्ती रह रही थी सर। तो लोग देख रहे हैं, बोले यार गटर में कुछ अलग ही प्रकार की चीज़ें आ रही है सर, समझे आप लोग, ठीक है। सो दे स्टार्टेड गोइंग टू दैट डायरेक्शन, बोले ये कहाँ से आ रहा है ये सब चीज़ें। फिर वो 1 आध किलोमीटर चल के गए, देन दे केम टू नो कि अच्छा यहाँ पे तो ये डिस्ट्रॉइंग ऑफ द बैटरी इज गोइंग ऑन सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये सब कहानी है, बट शोमैनशिप दिखानी पड़ती है। आप दिखाओगे तो ही लोगों को विश्वास लगेगा कि देखो राजा खुद मना कर रहा है, द किंग हिमसेल्फ इज सेइंग कि ये नहीं करना चाहिए सर, समझे आप लोग, ठीक है। गेटिंग ओपन, तो यू विल सी दैट इसकी कहानी ये बताने की कोशिश करेगा, ये कहेगा कि ये मत करिए सर, ठीक है। अब सवाल ये था कि ये स्कीम कितनी हद तक इंप्लीमेंटेबल थी सर। एक चीज़ रही, नोबल्स के अंदर तो डर का माहौल आ गया था, बोले राजा कुछ भी कर देगा, पैसा ले लिया है सर, है ना, पीना बंद कर दिया है, हमारी ऑफिस में इंटेलिजेंस के लोगों को बिठा के रखा है, आपको किसी-किसी के ऊपर शक भी होना शुरू हो जाता है, बोले ये अपना नहीं है सर, ठीक है, चुपचाप काम करेंगे सर, ठीक है, किसी को बताएँगे नहीं सर, गेटिंग ओपन, है ना। तो एक ऐसी कंडीशन उसने क्रिएट किया है, जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ये बता रहा है कि आपको ये काम नहीं करना है। खैर कुछ-कुछ लोग स्मगलिंग करते थे, पर जो सोशल गैदरिंग्स में दारू पी के ना, आज तेरा भाई गाड़ी चलाएगा या आज तेरा भाई सुल्तान बन जाएगा, वो कंडीशन खत्म हो गई सर, समझे आप लोग, ठीक है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि व्हेन यू ड्रिंक टू मच, सो यू फील कि मैं सुल्तान हो गया हूँ, है ना, तो मैं अमीर आखुर बन गया हूँ, मैं नसीर मोमीन बन गया हूँ सर, ठीक है। तो दिस विल क्रिएट अ चैलेंज फॉर द सुल्तान हिमसेल्फ, है ना। और फिर बाकी सारे उसके जो फोल्डर लोग होंगे, जो और भी नोबल्स होंगे, वो कहेंगे कि नहीं तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, बगावत हो जाएगी सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो दुनिया अपने कदमों में हो जाती है, यू आल्सो नो दैट ना कि क्या सिचुएशन बनती है। तो खिलजी न्यू दैट कि स्मगलिंग होगा तो होने दो, लोग घर पे थोड़ा बहुत डिस्टिलेशन करके बना देंगे, देसी होता है सर, वो बना रहे थे, देसी वाला तो थोड़ा बहुत चीज़ें तो बरारी भी दिखता है फिर ऊंचाई के अंदर कि स्मगलिंग वगलिंग हो जाता था, बट उतनी लार्ज स्केल इंपैक्ट आपको नहीं दिखेगी सर, ठीक है। और फिर ये लोग वाइन एंड डाइन के साथ रात को गैम्बलिंग भी कर चट्टा-बट्टा खेलते थे सर, ठीक है। तो खिलजी को लग रहा था कि दिस इज अगेंस्ट द इस्लामिक रूल्स एज़ वेल एंड दिस इज आल्सो अगेंस्ट द कंडीशन ऑफ द स्टेट, है ना। तो बेसिकली जो नशा बर्बादी का जो पैगाम है वो बेसिकली खिलजी लेके आया और कहा कि भाई ये नशा हम आपको नहीं करने देंगे सर, ठीक है। तो ओवरऑल इनकी कंडीशन इसने बहुत खराब कर दी। आखिर में उसने देखा कि नोबिलिटी स्ट्रांग क्यों हो रही है। नोबिलिटी स्ट्रांग हो रही है क्योंकि इनके बीच में मैट्रिमोनियल रिलेशंस थे और ये एक जनरेशन के नहीं मल्टीपल जनरेशंस के आपको मिलेंगे सर, ठीक है। तो खिलजी ने कहा कि इसको भी बंद करवा दीजिए। तो उसने कहा कि अगर मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई के साथ शादी करनी है, उसकी फैमिलीज़ को बेटों-बेटों की शादी करनी है, दोनों मेरे यहाँ पे नोबल्स के रूप में, तो उनको मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी सर, ठीक है। सो द इंटर मैरिजेस बिटवीन द नोबिलिटी व्हिच वाज़ द बेडरॉक ऑफ द दिल्ली सल्तनत, क्योंकि वही गिने-चुने लोग ही बेसिकली नोबल्स के रूप में, फिर उनकी आगे की जनरेशन आएगी, फिर आगे की जनरेशन आएगी, फिर आगे की जनरेशन आएगी, वो उसने बंद करवा दिया सर, ठीक है ना। तो उसने कहा कि कोई भी नोबिलिटी क्लास के बीच में जो सामाजिक संबंध है वो बंद कर दूंगा सर, ठीक है ना। सुल्तान को इनफैक्ट परमिशन आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा कि सर हमारी बिटिया का ब्याह कर रहा है, उनके लड़के के साथ हमारा दामाद बन रहा है, तो खिलजी मना कर देगा तो खत्म हो जाएगा सर, ठीक है। इनफैक्ट खिलजी ने जिस तरह की इंटेलिजेंस सिस्टम बना के रखी थी, तो बरानी लिखता है कि लोग एक दूसरे के घर पे नहीं जा सकते थे, क्योंकि जैसे ही जाते ना दूसरे दिन सुल्तान पूछता, बोले का बाबू कल रात को पार्टी हुई थी, बोले का लेके आए थे, ब्लैक लेबल हुआ, हाँ तो नोबल घबरा जाता है, बोले यार इसको कैसे पता चल गया, ये तो ब्लैक लेबल की बात कर रहा है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो ये होता है ना, यू विल फाइंड कि एक ऐसी कंडीशन थी जहां सुल्तान सब कुछ पता चला, दो नोबल्स को खड़ा करता था, बोले कल क्या बातें हो रही थी, हाँ, बोले वो टिक्का खा रहे थे, हाँ, मुसल्लम खा रहे थे, मुर्गे मुसल्लम, साथ साथ चर्चा ये हो रही थी, बोले सुल्तान को कहाँ खंजर भोंकना है सर, ठीक है ना। तो बोले रुको यहाँ पे खड़ा करते हैं तुम सबके सामने। तो नोबल्स के बीच में तो डर का माहौल आ गया था सर, समझे आप लोग, ठीक है। और ऐसा डर का माहौल आ गया था कि कहा गया कि अगर आप एक दूसरे के घर पे जाओगे या आपके यहाँ पे कोई नया व्यक्ति आएगा, उसका भी जानकारी सुल्तान को लग जाता था। आप जहाँ पे रह रहे हो बेसिकली जो एस्टेट के अंदर, अगर सम न्यू पर्सन इज कमिंग टू योर हाउस, सुल्तान कम्स टू नो कि भाई कौन आया हुआ है। तो एक आध दिन उसने मंत्री को बुलाया, बोले चाचा इधर आओ, बोले कहाँ, गाँव से भतीजा आया हुआ है आपका, बोले तगड़ा लग रहा है, हट्टा कट्टा है, बॉडी बॉडी बना के आया है, बोले कहा मेरे को मारने के लिए लेके आए हो क्या उसको सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है जहाँ नोबिलिटी एक दूसरे के सामने आंखों से ही बात कर पाते थे सर, ठीक है ना। अब उस टाइम पे वो आप समझ गए ना सर, वो सॉफ्टवेयर वाली सिस्टम थी नहीं सर, ठीक है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का सॉफ्टवेयर था, दिस वाज एक्चुअली द सॉफ्टवेयर अलाउद्दीन खिलजी जब उसने उस टाइम पे बनवाया था सर, ठीक है। एंड उसको पता है कि कोई भी व्यक्ति जो सिडिशियस नेचर का है या जिसको लग रहा है कि रिबेलियन कर सकता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाया सर, ठीक है ना। अगर ये नोबल्स कहीं पे एक जगह पे इकट्ठे हुए, इफ दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ग्रुप में चल रहे हैं ना, मंत्री परिषद कभी भी ग्रुप में चलती थी सर, ठीक है। तो उस समय के दौरान भी अलाउद्दीन खिलजी ने ये ध्यान रखा कि ये लोग अंदर अंदर संवाद ना करें, है ना, कि अगर साथ में सराय में चले, सराय का मतलब होता है गेस्ट हाउसेस, है ना, जहाँ ये लोग ट्रैवल कर रहे थे। तो एक ऐसी कंडीशन क्रिएट की थी कि नोबल्स एक दूसरे के साथ खाली आंखों ही आंखों में इशारे करवा रहे थे। पर इसमें प्रॉब्लम ये था कि आंखों ही आंखों में इशारे तो हो गए, पर बैठे बैठे जीने का सहारे नहीं हो पाए सर। तो इनका सहारा अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिया था और जिस तरह से इसने आयरन हैंड की कंट्रोल की, इसके कारण नोबिलिटी क्लास की सत्ता चली गई। और नोबिलिटी क्लास की सत्ता चली गई तो बगावत फिर कम नहीं हो, और बगावत कम हो गया तो ऑब्वियस था कि नाउ सुल्तान कैन फोकस ऑन द एम्पायर बिल्डिंग एंड द रिफॉर्म्स दैट ही वांटेड टू डू, जो अलाउल मुल्क ने उसको बताया था सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो ये चार ऑर्डिनेंसेस के थ्रू नोबिलिटी क्लास की पावर को ले लेना, एरिस्टोक्रेसी को खत्म कर देना और आखिर में सल्तनत का जो कंसोलिडेशन है वो खिलजी कर पाया, जो इसके पहले का गुलाम वंश नहीं कर पाया था सर। गेटिंग माय पॉइंट, समझे कि नहीं समझे। तो एक आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी इज नोन एज नॉट अ इनोवेटर इनटू दिस पॉइंट, क्योंकि द स्पाई सिस्टम और नोबिलिटी का पावर लेने की कोशिश बलबन के द्वारा भी की गई थी, बट अलाउद्दीन खिलजी ने उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेबल किया था, जो बलबन के समय पे पार्शियली हो पाया था। और बलबन के बाद ऐसा हुआ कि माइट हैव बीन अ पॉसिबिलिटी कि वो रिवोक करवा दिया गया और नोबिलिटी फिर से डोमिनेट हो गई। पर खलजी के टाइम पे आपको टाइम बीइंग तो ये दिखेगा कि एम्पायर बिल्डिंग में ये गवर्नेंस रिफॉर्म्स उसको बहुत हेल्प करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बेसिस के ऊपर से अलाउद्दीन खिलजी ने नोबिलिटी को खत्म करवा दिया सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो उसने ये ध्यान रखा है कि नोबिलिटी ओवरपावर ना करे, एरिस्टोक्रेसी सुल्तान के सामने ना पड़े सर, ठीक है। और अगर मेरे सामने पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उनको वहां पे काट दिया जाएगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी है ना, उसको नोबिलिटी के ऊपर इंप्लीमेंट करने का कार्य अलाउद्दीन खिलजी करता है। खैर ये शब्द ब्लड एंड आयरन इसके लिए यूज नहीं होता है, पर सादी भाषा में उसने वैसे ही ट्रीटमेंट दिया था जो बलबन दे रहा था और बलबन से भी रूथलेस आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। इनफैक्ट वैसा हुआ कि नोबल्स बगावत करने के मूड में ही नहीं रहे थे सर, ठीक है, क्योंकि तो पैसा ले लिया उनसे, शादी वादी ले लिया, पीने का बहाना ले लिया सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो जिस तरह से कंडीशन क्रिएट हो रही थी वहां पे आपको ये चीज देखने को मिल रही है कि सबको एक ऑर्डिनरी वे के अंदर ट्रीट किया गया। अब एक से एक बड़े बड़े उलेमा को अलाउद्दीन खिलजी अपने कोर्ट में बुलाता था और बुला के सिंपल कहता था कि आपको कोई मैं एक्स्ट्रा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दूंगा बिकॉज यू आर रिलीजियस स्कॉलर, है ना, आप स्कॉलर अपने घर पे हो सर, ठीक है ना, यहाँ कोर्ट के अंदर राजा ही सब कुछ डिसाइड करेगा सर, समझे। तो वो होता ये है कि जो
नोबिलिटी क्लास के सपने थे कि भाई अपन एरिस्टोक्रेट है, अपन चूज करेंगे सुल्तान क्या करेगा, अपन चूज करेंगे कि सुल्तान को क्या करना चाहिए सर, ठीक है। सुल्तान ने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है सर, है ना, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू सब कुछ हाथ में ले लिया अपने हाथ में सर, ठीक है ना, गेटिंग अपॉइंट। तो ये गजब की सिस्टम आपको उस टाइम के अंदर दिखेगी और इसी को ही आज की तारीख में सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ भी हम लोग देख सकते हैं। खैर, तो मोटे-मोटे तौर के ऊपर आपके उसके गवर्नेंस रिफॉर्म समझ में आए, तो आपको आइडिया आएगा कि डिस्कस हाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वाज पार्ट ऑफ द ग्रेटर एम्पायर बिल्डिंग टेक्निक और वाज पार्ट ऑफ द वी कैन से द आइडिया ऑफ द किंगशिप ऑफ अलाउद्दीन खिलजी सर, ठीक है ना, कि उसकी जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स है वो किंगशिप के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो चाहता था कि ही वांटेड टू बिकम नेक्स्ट सिकंदर, और फिर ऑब्वियस था कि भाई सिकंदर बनने का प्लान उसने ग्राउंड के ऊपर तो खत्म कर दिया था, बट रियलिटी यही थी कि इफ यू वांट टू कंसोलिडेट यू नीड टू हैव दिस कंट्रोल ओवर एरिस्टोक्रेसी। इवन एरिस्टोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो फिर एरिस्टोक्रेसी आपको डोमिनेट करेगी एंड दिस विल लीड टू अ डिक्लाइन, है ना। तो कोई भी स्ट्रांग शासक होता है इवन इन डेमोक्रेसी, रीजनल एलिमेंट्स होते हैं या आपकी मंत्री परिषद होती है उसको टाइट करने में मानता है सर, ठीक है, और फिर वही वो बोलेगा कि भाई डेमोक्रेसी हो या ऑटोक्रेसी डजंट मैटर, है ना, मेरा चेहरा दिखना चाहिए सर, ठीक है ना, बाकी कोई चेहरा दिखे ना दिखे डजंट मैटर सर। खैर, तो ये पूरी कहानी आपको अलाउद्दीन खिलजी के केस के अंदर दिखेगी और खिलजी के द्वारा जो कार्य किए गए इसके कारण गवर्नेंस रिफॉर्म्स में काफी बड़ा इंपैक्ट हो गया सर, ठीक है। अब एक साइड के ऊपर गवर्नेंस रिफॉर्म्स किए, दूसरे साइड के ऊपर सवाल ये था कि खिलजी को एम्पायर बिल्डिंग करना था, वो सिकंदर वाला एम्पायर बिल्डिंग तो नहीं करना पर एटलीस्ट भारत में तो साम्राज्य बना पाए सर, समझे आप लोग, ठीक है। अब एम्पायर बिल्डिंग करना है तो सेना चाहिए, मंगोलों से अपने आप को बचाना है, मैंने आपको बताया पहले 3 साल में 3 बार मंगोलों का आक्रमण हो गया, 1296 के एंड में और 1297 के शुरुआत में, 1296 के एंड से 1297 की शुरुआत से लेके 1299 तक 3 consecutive times the Mongol were able to penetrate over Delhi and the Mongols were coming to India with the idea of empire building. The picture was very much clear from the Mongol side कि अब हम लोग एम्पायर बिल्डिंग के लिए आ रहे हैं, we are not going for plundering सर, है ना। तो खिलजी रियलाइज दिस थ्रेट एज वेल कि आई नीड टू स्टॉप दिस, है ना, मंगोल मेनेस को स्टॉप करना पड़ेगा वरना फिर बेटा हालत खराब हो जाएगी। नोबिलिटी क्लास से पैसा लिया है मैंने या उनसे बेसिकली संपत्ति को एक्वायर किया हुआ है, तो अब उसका भी उपयोग करना है ठीक तरह से, और इन सब के लिए बेसिकली मुझे पैसा चाहिए और पैसे के साथ साथ मुझे सेना बड़ी करनी पड़ेगी सर, समझे आप लोग, ठीक है। सो ही हैड नाउ 2 big aspects to look after. One was to expand the army for the empire building. This army can be useful for the empire building and also the stopping of the Mongol invasions. हम लोग कल पढ़ेंगे उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को। खैर पॉलिटिकल हिस्ट्री में ज्यादा प्रश्न आते नहीं है, इसके लिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा, किताबों में 6-7 पेज दिए हुए, खाली एक बार ब्रीफली देख लीजिएगा, उसमें एक से एक मंगोलों के नाम दिखेंगे, है ना, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा सर, ठीक है ना, समझे नहीं समझे, क्योंकि आप में से काफी बच्चों को ऐसा होगा कि सर बॉल बाय बॉल कमेंट्री अलाउद्दीन खिलजी ने पहले दिन कहां युद्ध किया, दूसरे दिन कहां युद्ध किया, तो वहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा है सर, ठीक है, तो नहीं आ रहा है तो हम नहीं जाएंगे और आए नहीं इतने 40 साल के अंदर सर, ठीक है। तो वो आएगा तो रिफॉर्म सेंट्री की आता है, अलाउद्दीन खिलजी एज अ पैट्रन ऑफ स्कॉलर्स के रूप में आ सकता है, लर्नड मैन के रूप में सर, है ना, कि भाई ऐसे तो अनपढ़ था एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी भी उतना पढ़ा लिखा नहीं था सर, ठीक है, बट स्टिल ही वाज एबल टू डू दिस रिफॉर्म्स, है ना, तो काफी ठीक ठाक कार्य आपको यहाँ से मिलेगा। खैर, तो कहानी क्या है, द स्टोरी गोज कि 2 कार्य करने थे खिलजी को सर, ठीक है। पहला कार्य इमीडिएट जो था वो था मंगोलों को रोकना सर, ठीक है, और दूसरा कार्य क्या था खिलजी के लिए, वो था कि भाई कैसे भी करके इनफैक्ट है ना इंटरनल एक्सपांशन करना सर, ठीक है। तो मंगोल इन्वेजन को रोकने के लिए भी उसको एक बहुत बड़ी सेना चाहिए थी क्योंकि उसको डिफेंस करना था, एग्रेशन करना था। दूसरा दिल्ली के बाहर एम्पायर बिल्डिंग करना है क्योंकि इसके पहले के जो शासक थे वो एम्पायर बिल्डिंग नहीं कर पाए थे सर, है ना। तो हमने आपको बताया था कि ही वाज एबल टू कंसोलिडेट ओवर दिल्ली बाय कंट्रोलिंग द नोबिलिटी। उसने नोबिलिटी को कंट्रोल कर दिया, उसका मतलब ये है कि दिल्ली के ऊपर कंसोलिडेट हो पाएगा सर, ठीक है। ये कंसोलिडेशन में मंगोल्स को स्टॉप करना भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि मंगोल्स को स्टॉप नहीं करेंगे तो फिर देयर इज नो पॉइंट कि आप अपने आप को स्थायी कर पाओगे, क्योंकि आक्रमण होते रहेंगे, लूटपाट होती रहेगी, खत्म हो जाएगी कहानी सर, ठीक है। इन सब के लिए आपके हाथ में पावर चाहिए और पावर कहां से आता है? आर्मी से। आर्मी को क्या चाहिए? पैसा चाहिए सर, ठीक है। और ये पैसा बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी खड़ा करेगा अपने साम्राज्य के लिए सर, ठीक है। तो यहाँ से ही अब अलाउद्दीन खिलजी के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में चलते हैं, और जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगे तो ऑटोमेटिकली आर्मी के रिफॉर्म्स भी वो इंट्रोड्यूस करवाएगा, गेटिंग पॉइंट। क्योंकि आर्मी को कैश में सैलरी देना वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब राजा के पास इनफैक्ट है ना पैसा एक तिजोरी के अंदर पड़ा है बड़ी क्वांटिटी के अंदर सर, गेटिंग पॉइंट। और ये रेवेन्यू रिफॉर्म्स में अलाउद्दीन खिलजी 2 प्रकार के रिफॉर्म्स करेगा सर, है ना, इसी को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रूप में पहचानते हैं। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में वो देख रहा है कि राजा की तिजोरी को कैसे समृद्ध करना है, उसको कैसे राजकोष को बढ़ाना है सर, ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स करता है, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स के थ्रू एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करने की कोशिश करेगा सर, ठीक है। और दूसरा आप देखोगे तो मार्केट रिफॉर्म्स करता है। ये मार्केट रिफॉर्म्स में बहुत सारे प्रस्ताव लेके आएगा और इसी के थ्रू ही विल ट्राई टू इंक्रीज द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द स्टेट। दिस विल लीड टू द क्रिएशन ऑफ अ स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन एंड दिस स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स अ स्ट्रांग आर्मी सर, है ना। तो मैंने आपको बताया था कौटिल्य के समय से कि कोश मूलदंड का सिद्धांत है सर, है ना, ग्रेट इकोनॉमी मेक्स ग्रेट एम्पायर। अर्थव्यवस्था समृद्ध होगी तो साम्राज्य ऑटोमेटिकली समृद्ध हो जाएगा सर, ठीक है। अर्थव्यवस्था कमजोर है तो फिर साम्राज्य भी आपका टूट जाएगा। ये हार्श रियलिटी है जीवन की सर, ठीक है। और ये आर्थिक रूप से जो आपकी इंडिपेंडेंस है ये आपकी व्यक्तिगत जीवन में उतनी ही मजबूत है, या उतनी ही लागू होती है जितनी इनफैक्ट है ना हिस्टोरिकल पास्ट में एम्पायर बिल्डिंग में। तो बच्चे आजकल मुझे पूछते रहते हैं, बोले सर पैसा वैसा ये वो, मैंने बोला जब तक नहीं कमाओगे तब तक आपको खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, समझे नहीं समझे, है ना। और जिस दिन द डे यू विल स्टार्ट अर्निंग मनी यू विल फील कॉन्फिडेंट, बोले अपन भी कुछ है सर, ठीक है ना। तो यू विल गेट दिस कॉन्फिडेंस, ओके, क्योंकि आप डिसीजन लोगे ना सर, आप जब डिसीजन खुद का लेने की शुरुआत करोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें बदल जाती है सर, ठीक है, समझे नहीं समझे। एंड अभी आपको ये फ्रस्ट्रेशन आता होगा, यू गेट दिस फ्रस्ट्रेशन, बोले जीवन में कोई सुनता नहीं है मेरा, कौन सुनेगा, हां वो लिसन टू यू सर, ठीक है। हमारी कोई सुनता नहीं था, पीपल माय फैमिली मेंबर्स नेवर यूज्ड टू लिसन टू मी, बोले इसके पास क्या है सर, ठीक है ना। और फिर अपन सेटबैक भी वैसे खाए थे जीवन में सर, ठीक है। अच्छा फला सलाह देते आते हैं, जब भी कुछ नई चीज होती है ना मेरा ओपिनियन लिया जाता है सर, ठीक है। जब भी कोई नई चीज होती है मेरा ओपिनियन लिया जाता है, एटलीस्ट मेरे को वो मैं देखा है, मैंने बोला अचानक से इनका हृदय परिवर्तन क्यों हो गया। दूर दूर के रिश्तेदार भी कॉल कर देते कभी कभी, क्योंकि ये मास्टर के रूप में तो मुझे देखते हैं बट दे आर नाउ सीइंग मी एज एन इन्फ्लुएंसर एज वेल सर, ठीक है। मॉनेटरी पर्सपेक्टिव से भी और साथों साथ बिकॉज़ दे हैव रियलाइज्ड कि व्हाट आई एम डूइंग एज ऑफ नाउ, कि नाउ दे आर आस्किंग मी, अच्छा बोले पर एक बार पति को पूछ लेते हैं। दूर दूर के रिश्तेदार, अच्छा अच्छा ये मैं सोच रहा था इसमें क्या हो सकता है, मतलब मेरे को क्यों पूछ रहा है, आई एम नॉट द एक्सपर्ट, ओके, बट एटलीस्ट सोसाइटी को दिख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, जिनको पता है उनको सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली चीजें बदल जाती हैं। तो आपके अंदर जो प्रश्न हो रहा है कि सर मेरे को कोई सुनता नहीं है, उसके सुनने के कारण ये है कि आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं हो और आपने कुछ जीवन में उखाड़ा नहीं है। उखाड़ने का मतलब ये होता है कि आप एक स्टेज के ऊपर पहुंच जाओगे ऑटोमेटिकली। इसमें सिविल सर्वेंट्स बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर के रूप में आते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना, वो पूरी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, समझे। तो फिर आपको कोई भी नॉर्मल आप डीएम बनोगे, आप आईएएस आईपीएस बन जाओगे, कोई भी कुछ भी होगा, पहले आपको पूछा जाएगा, बोले अच्छा ये कर रहे हैं फैमिली में ये ऐसा है, बोले मैं काम कर रहा हूँ, जिला संभाल है, आपके घर के मैटर को कहाँ मेरे साथ लेके आ रहे हो, बट स्टिल दे विल आस्क यू, समझे नहीं समझे ना।
तो दिस विल हैपन सर, यही रियलिटी है ना, और आपको ऐसे ही चलना है सर, ठीक है। आज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस उतनी ही ज़रूरत है हर एक व्यक्ति के लिए सर। और इसमें प्लान बी का जो कांसेप्ट है वो भी लागू हो जाता है यूपीएससी के अंदर, क्योंकि जब यूपीएससी बंदा करता है 2-3-4 साल, तो ऑटोमेटिकली उसकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है ना, तो दे बिकम डिपेंडेंट ऑन द फैमिली, पेरेंट्स ये वो फला ढिमका सर, ठीक है। बट या ग्रेजुअली दिस विल कम आउट, ओके, उसमें से आप निकल जाओगे सर, चिंता मत करिए। अलाउद्दीन खिलजी भी निकला था। खैर, अब लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। खिलजी करता क्या है सर, ठीक है। व्हाट अलाउद्दीन खिलजी डज, ओके। वो देख रहा है कि जब तक इसको मैं इंप्लीमेंट नहीं करूंगा तब तक मेरा कार्य नहीं चलेगा। ये इंप्लीमेंटेशन के बेसिस के रूप में वो मार्केट रिफॉर्म्स लेके आया सर, समझे आप लोग, ठीक है। अब ये जो मार्केट रिफॉर्म्स और लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, ये दोनों के दोनों साथ में चलेंगे सर, गेटिंग पॉइंट है ना। तो ये लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म सबसे पहले करता है, साथों साथ मार्केट रिफॉर्म्स करेगा। ये मार्केट रिफॉर्म्स क्यों करता है, कैसे करवाता है, उसके ऊपर भी चर्चा करता है और समझने की कोशिश करता है कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव। द ग्रेटर ऑब्जेक्टिव वाज द इंपीरियल एक्सपेंशन, द ग्रेटर ऑब्जेक्टिव वाज टू एस्टैब्लिश एन एम्पायर, द ग्रेटर ऑब्जेक्टिव वाज टू क्रिएट अ स्ट्रांग आर्मी, एंड आर्मी के पैसे देने थे, एक लॉयल्टी क्रिएट करनी थी, तो सब कुछ सिस्टमैटिक करना था उसको, है ना। अब सवाल ये है कि इसके पास जमीन कहां से आएगी सर। तो राजा ने, मैंने आपको बताया, जमीन 3 प्रकार की हुआ करती थी दिल्ली सल्तनत के अंदर सर, मोटे-मोटे तौर के ऊपर 3 प्रकार की जमीनें हुआ करती थी। एक जमीन हुआ करती थी इनाम की लैंड, है ना, वी हैड डिस्कस, जो बेसिकली रिवॉर्ड के रूप में नोबल्स को, ऑफिशियल्स को लैंड ग्रांट्स के रूप में दी जाती थी। एक जमीन हुआ करती थी खालिसा की लैंड सर, है ना। तीसरी वक्फ की लैंड हुआ करती थी सर, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो जो इक्तेदार हुआ करते थे, इक्तेदार इक्तेदार का मतलब बेसिकली जो ऑफिशियल्स हुआ करते हैं, जिनको प्रोविंशियल गवर्नर्स के रूप में थे, इनके हाथ में भी बड़े-बड़े जागीर हुआ करते थे सर, है ना। दे वर आल्सो इन गुड मनी एज़ वेल सर, ठीक है। अब खिलजी वांटेड कि जितनी जमीन खालिसा के तहत आएगी उतनी ही राजा को फायदा मिलेगा सर, सही कि गलत? क्योंकि खालिसा में जितनी जमीन आती है वो सीधे की सीधी स्टेट के एक्सचेकर में चली जाती है। एक्सचेकर का मतलब होता है तिजोरी सर, है ना। तभी कोई पूछ रहा था, राजकोष कहते हैं इसको, तिजोरी कहेंगे, भंडार कहेंगे सर, ठीक है। तो समवन वाज आस्किंग इन द कमेंट सेक्शन कि सर एक्सचेकर क्या होता है? एक्सचेकर का मतलब बेसिकली तिजोरी होती है सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि खिलजी वांटेड कि इनाम की लैंड को खत्म किया जाए, उसको कन्वर्ट करवा दिया जाए। इवन वक्फ को जो जमीन मिली है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को, चैरिटेबल ट्रस्ट को, उसकी भी अपने हाथ में ले ली जाए। इक्तेदारों के हाथ से पावर खत्म करके उनकी जो लैंड रेवेन्यू का ज्यादातर पोर्शन है अपने अंदर ले लो सर, क्योंकि इक्तेदारों के पास हेरिडेटरी पावर नहीं था। पर मैंने आपको बताया था कि ये लॉ एंड ऑर्डर का काम करते थे और दे वर आल्सो द रेवेन्यू कलेक्टर्स इन दी स्टेट्स, सही कि गलत? हमने डिस्कस किया था कि नहीं किया था? और ये इक्तेदार मूल तरह से अपना खर्चा पानी निकाल के बाकी सारा पैसा राजा की तिजोरी में डालते थे। प्रॉब्लम ये था कि इक्तेदारों के पास भी खुद की अपनी आर्मी हुआ करती थी। तो खिलजी ऑल्सो रियलाइज कि यार ये रेवेन्यू कलेक्शन में अपनी सेना बड़ी करते रहेंगे, राजा की तिजोरी में पैसे कम आएंगे। आज एक इक्तेदार के रूप में मैंने भरत को अपॉइंट किया है और भरत को गुजरात का इक्तेदार बनाया हुआ है, तो भरत कहेगा कि सर मेरे पास 10,000 की सेना है, गुजरात से जो रेवेन्यू आ रही है उसमें ज्यादातर खर्चा पानी ये सेना के अंदर ही निकल जाता है मेरा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में। तो मैं आपको पूरा पैसा नहीं भेज पाऊंगा सर, ठीक है ना। तो अब मेरे को समझ में आया यार, भरत एक तो मेरे पैसों से स्ट्रांग हो रहा है, सेना उसके अंदर में है, सेना मेरी लॉयल नहीं है, सेना भरत के वफादार में है सर, ठीक है, क्योंकि भरत इज द कमांडिंग ऑफिशियल। समझे कि नहीं समझे, है ना। तो अल्टीमेटली ये मेरे सामने बगावत कर देगा एक दिन सर, है ना। तो आई आल्सो हैड दैट थिंग ऑन द माइंड एज़ वेल। दूसरा, भरत को मैंने, या मेरे आगे वाले जो राजा थे उन्होंने भरत को ऐसे ही लैंड ग्रांट्स दे दी थी इनाम में सर। तो भरत के पास कुछ-कुछ जमीन ऐसे ही इनाम के रूप में पड़ी हुई थी। भरत ने अच्छा कार्य किया था इसके पहले, मैं राजा बना उसके पहले। तो बोले ये ले, लेके जा सर, ठीक है। तो एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई थी वेयर वी डू गेट कि राजा पीछे बैकफुट के ऊपर आ गया था। तो राजा कहता है कि यार ये तो चलेगा नहीं सर, है ना, क्योंकि ये जितना चलेगा उतना मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा सर, ठीक है। तो खिलजी ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले उसने यहाँ पे एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया जिसका नाम है दीवान मुस्तखराज। मुस्तखराज का मतलब, खरज का मतलब होता है बेसिकली कल्टीवेबल लैंड। खरज का मतलब होता है कल्टीवेबल लैंड सर, ठीक है। एंड यू विल सी ये लैंड का प्रकार है, मेडिवल इंडिया में ये शब्द आपको दिखेगा। दीवान का मतलब होता है मिनिस्ट्री सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड ही क्रिएटेड अ मिनिस्ट्री फॉर द लैंड रेवेन्यू और एग्रीकल्चर, वी कैन से, एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया और फिर वहाँ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया। कहा कि आप लैंड को मेजर करिए, लैंड को मेजर करने के बाद क्लासिफाई करिए, देखिए सर, ठीक है ना, कौन से प्रकार की जमीन है, कितनी प्रोडक्टिविटी, कितना नहीं है, और फिर सबको बेसिकली बोलिए कि आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे सर, गेटिंग पॉइंट। इक्तेदारों को कहा गया कि आज के बाद तुम्हारा रेवेन्यू कलेक्शन का राइट खत्म हो गया, क्योंकि आपके स्टेट की जो जमीन का जो पैसा है अब आप कलेक्ट नहीं करोगे, मेरे ऑफिशियल्स आके कलेक्ट करेंगे। उसने गांवों के अंदर, इवन लोकल लेवल में, विलेज लेवल के अंदर जो ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे उनको क्लर्क बना दिया, चपरासी, और कहा कि आप मेरे लिए पैसा कलेक्ट करिए, सीधी सरकारी तिजोरी में पैसा जमा करना है, ठीक है ना। वो जो पैसा आ रहा था जिसके थ्रू बेसिकली इसने एकता सिस्टम को खत्म करवाया इनडायरेक्टली। लॉ एंड ऑर्डर के रूप में इक्तेदार शायद कार्य करेगा, पर उसके पास जो रेवेन्यू पावर है वो सब खत्म करवा दिए गए। जितने भी बड़े-बड़े लैंड ग्रांट्स दिए गए थे उनको बोला गया कि आज के बाद तुम्हारी लैंड ग्रांट्स कैंसल करवा दी जाती हैं और जो इनाम की लैंड है, वक्फ की लैंड है, वो सब खत्म करवा दूंगा। और इवेंचुअली उसने ये भी ध्यान रखा कि करीबन 50% के आसपास कुछ-कुछ एरियाज के अंदर, अगर आप समझिए, कि उसने टैक्सेस बढ़वा दिए, लैंड रेवेन्यू के टैक्सेस बढ़वा दिए। और हँसने घर घर के अंदर, हर एक विलेजेस के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स भी लेना शुरू किया। और इर्रिस्पेक्टिव आपके पास गाय हो कि ना हो, पर आपको घर के हिसाब से पैसा देना है, तो इसी को घराई एंड चराई टैक्स कहते हैं। अभी मैं आता हूँ उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बट अलाउद्दीन खिलजी ने ये कार्य करने की कोशिश की कि उसने लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए और ये लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स के बेसिस के ऊपर से सब कुछ चीजें अपने हाथ में ले रहा है सर, गेटिंग पॉइंट। उसमें सबसे पहला जो प्रश्न था वो था कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी का सर, गेटिंग पॉइंट। क्योंकि उसको पता है जब तक कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी चलेगी तब तक, या जब तक कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होगी तब तक यहाँ पे प्रॉब्लम होगा सर, क्योंकि पैसों के कारण ही सब कुछ हो रहा है सर, गेटिंग पॉइंट। अब होता क्या है आप समझने की कोशिश करें, आई कम बैक टू दिस पॉइंट, है ना। मैं आता हूँ कि उसकी क्या कहानी है सर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी न्यू दैट नोबिलिटी स्ट्रांग हो रही है, उसके पीछे का कारण ये है, ये विद्रोह करे उसके पीछे का कारण है इनके पास पैसे थे, राइट। और खुद सुल्तान को जो ट्रबल्स है उसको दूर करना है, उसको अपने अंदर में जो कंट्रोल है वो करने की कोशिश कर रहा है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन उसने जितने भी नोबल क्लास के लोग थे उनके वो है प्रॉपर्टी वो छीन ली। ये प्रॉपर्टी छीनने के बेसिस के ऊपर से उसने कानून लाया, एक रेगुलेशन पास किया, उसको ज़बीता कहते हैं। ये ज़बीता के थ्रू उसने डिसाइड किया कि जिन लोग के पास ज़मीन है, जागीर हुआ करती थी, एस्टेट हुआ करते थे, वो ले लेंगे। नए प्रकार की लैंड ग्रांट किसी को नहीं देंगे। पुराने कुछ-कुछ ज़मींदारों को पेंशन दिया गया था, बलबन ने ये करने की कोशिश की थी, अगर आपको याद होगा, बलबन ट्राइड टू इंट्रोड्यूस पेंशन सिस्टम। बोले पेंशन वेंशन भी बंद कर देंगे। ज़मीन शायद आपके पास होगी, पर पूरा का पूरा मैनेजमेंट है वो सरकार करेगी। मतलब ये है कि यू माइट बी द ओनर, बट कलेक्शन का काम अब सरकार करेगी सर, गेटिंग पॉइंट। तो इसको बेसिकली एक टेक्निक के साथ जोड़ा गया, मॉडर्न फोक मेथड सर, है ना। मॉडर्न फोक मेथड बेसिकली आप पकड़ने की कोशिश करिए, इकोनॉमी के साथ भी जोड़ी गई एक टेक्निक, जहां आप जो भी कार्य कर रहे हो
वो आपके अगेंस्ट में जाएगा, बैलेंस करने का कार्य है सर, है ना? तो ये मॉडर्न फोक मेथड प्रैक्टिकली जमींदारों के अगेंस्ट में या नोबिलिटी के अगेंस्ट में जा रही थी और साथ उसने एक या दूसरे बेसिस के ऊपर से ये जितने भी इनफैक्ट जलाली नोबल्स थे, इनिशियली तो जलाली नोबल्स के लिए टारगेट किया था। ऐसे नोबल्स बेसिकली जो उसके सामने बगावत कर सकते थे, उसके सामने ये टारगेट किया था और जब उनकी बगावतों को रोका गया बाय द सोशल गैदरिंग्स एंड दारू पार्टी के ऊपर बैन करने के बाद, उसके बाद ही एक्सटेंडेड दिस प्रैक्टिस टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दिस इंक्लूडेड द लैंड्स दैट वर ओन्ड बाय द हिंदू जमींदार्स और द लैंडलॉर्ड्स और द लोकल चीफ जो राजा हुआ करते थे सर, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट। तो पहली चीज आपको समझ में आई कि क्या हो रहा है सर, ठीक है? उसने जिस तरह से पूरी की पूरी सिस्टम क्रिएट की थी, वहां पे उसने फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर से उसने नोबिलिटी क्लास की पावर छीन ली और जो पैसा है अब कहां पे जाएगा? राजा की तिजोरी में जाएगा सर, ठीक है? अब श्रवणी पूछ रहे हैं कि एज रेवेन्यू पावर एंडेड एंड टैक्स वाज नीडेड टू बी पेड देन हाउ डिड इक्तेदार कैन पे एंड रन? इक्तेदार को लिक्विडेट करवा दिया गया। इक्ता सिस्टम प्रैक्टिकली अबॉलिश करवा दी जाती है बाय अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इक्तेदार का कार्य क्या था? इक्तेदार का कार्य था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और रेवेन्यू को कलेक्ट करना। अलाउद्दीन खिलजी ने इनका पावर ले लिया, लॉ एंड ऑर्डर के रूप में इनसे सेना हटवा दी गई और अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी खुद की फ्री स्टैंडिंग आर्मी बना दी सर। ही क्रिएटेड हिज ओन फ्री स्टैंडिंग आर्मी। सो अब इक्तेदारों के ऊपर डिपेंडेंट करने की आवश्यकता नहीं है ना। जब राजा की खुद की सेना है तो राजा क्यों किसी और की सेना की मदद लेगा सर? समझे नहीं समझे? गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो आप इस सेंटर की समझने की कोशिश करिए। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस सेंटर कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो इक्तेदारों को लिक्विडेट किया है, ये लिक्विडेशन का बेसिस आप समझिए सर, ठीक है? तो उसने बेसिकली जिस तरह से सिस्टम डेवलप की, जहां इक्तेदारों का पावर खत्म हो गया ना, तो इक्तेदारों के हाथ में जो जमीन थी और वो तो हेरिडेटरी थी नहीं, मैंने आपको बताया था इक्तेदारी सिस्टम वाज नेवर हेरिडेटरी इन द अर्ली पार्ट। ये तो फिरोज शाह तुगलक तक आते-आते वो फिर से उसको रिवाइव करेगा और फिर उसको हेरिडेटरी बनाएगा, क्योंकि तुगलक तुगलक की सिलेक्शन हुई थी। तुगलक फिरोज शाह तुगलक जब मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु हुआ तो उसके बाद यू विल फाइंड कि फिरोज शाह तुगलक की सिलेक्शन उसने फिर इक्ता सिस्टम को फिर से रिवाइव किया और हेरिडेटरी बनवाया, क्योंकि वो नोबिलिटी के कारण ही पावर के ऊपर आया है। यहाँ तो अलग ही कहानी है सर। अलाउद्दीन नो दिस कि अगर नोबिलिटी को कंट्रोल करना है, रेवेन्यू बहुत हाथ में जरूरी है, तो उनसे पहले सत्ता ले लो और पैसा लेंगे उनके हाथ से, जो पावर लेंगे तो ही चीजें होगी सर, ठीक है? क्योंकि ये जितने भी जलाली नोबल्स है, जलाली नोबल्स मतलब जो जलालुद्दीन खिलजी के समय से है, उसके भी पहले समय से है, उनको इनफैक्ट कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता है और ये चीज इनफैक्ट हो सकती है एट द स्ट्रोक ऑफ द पेन। इसी को ही हम लोग कहते हैं मॉडर्न पीरियड के अंदर लैंड रिफॉर्म सर, समझे कि नहीं समझे? तो आधुनिक भारत के अंदर जब भारत आजाद हुआ तो 1950 में सरकार ने देखा कि इतनी असमानता है सोसाइटी के अंदर और इसके कारण फिर लैंड राइट्स का या लैंड कन्फिस्केशन का प्रश्न क्रिएट हुआ एंड दिस इज हाउ द लैंड सीलिंग एक्ट वाज पास्ड और डिसाइड किया जाता है कि एक हद से ज्यादा अगर आपके पास जमीन की मालिकी है तो सरकार उसको ले लेगी और गरीबों में बांटेगी सर, समझे आप लोग? ठीक है, गेटिंग पॉइंट। खिलजी जिस तरह से इनफैक्ट यहाँ पे कार्य कर रहा है, वहां उसका टारगेट यही है कि ही इज ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट सरप्लस मनी। ये जो पैसा छीनेगा इनसे या जो रेवेन्यू अब उसको आएगी, अब ज्यादा मिलेगी कि नहीं मिलेगी सर? क्योंकि ये जलाली नोबल्स के पास पैसा बहुत था सर, दे वर वेरी हेरिडेटरी पीपल सर, है ना? ये तो वंश परंपरागत से चल रहे थे सर, ठीक है? तो इनके पास जो संपत्ति थी, पैसा था, ये बड़ी मात्रा के अंदर इनके पास आया। किसके पास आया? खलजी के पास आया सर, ठीक है? तो इससे अलाउद्दीन खिलजी की जो कंडीशन है वो इंप्रूव होगी। अब उसको ये जो रेवेन्यू आ रहा है लैंड से इतनी सारी कॉन्फिस्केशन के बाद, ये रेवेन्यू वो कहाँ पे खर्च करेगा? अपनी आर्मी के अंदर खर्च करेगा। सो दिस इज हाउ उसके पास 6 लाख के आसपास सेना थी, उसको कैश में सैलरी दे रहा है। आप देखिए मौर्यस के बाद फिर से 6 लाख की सेना खड़ी की गई है, ऐसे साहित्य के स्रोत कह रहे हैं। मेगास्थनीज वहाँ पे कह रहा था मौर्यस में कि दे हैड ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी। यहाँ फरिश्ता कह रहा है, फरिश्ता क्या 17th सेंचुरी का ऑथर है, वो तो विजयनगर के समय पे आया था। बट फरिश्ता ने इस्लामिक हिस्ट्री लिखी है इंडिया की। सो ही हैज रिटन अबाउट द कन्क्वेस्ट ऑफ द इस्लामिक इन इंडिया एंड हाउ दिस रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत केम टू पावर। उसमें वो खिलजी के बारे में लिखता है कि इसके पास करीबन 5 लाख तो घुड़सवार थे, पौने 5 के आसपास, 4,75,000 कैवलरी थी, फिर इन्फेंट्री थी, बाकी सारे तो 6 लाख के आसपास स्टैंडिंग आर्मी थी। अगर 6 लाख की स्टैंडिंग आर्मी हो रही है, दैट थिंग शोज कि राजा और कैश में सैलरी दे रहा था। ही बिकेम द फर्स्ट सुल्तान टू गिव द कैश सैलरी। खैर बलबन ने शुरू करने की कोशिश की थी पर वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। स्टैंडिंग आर्मी के कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि बलबन ट्राइड टू इंप्लीमेंट द स्टैंडिंग आर्मी बट ही वाज नॉट दैट मच सक्सेसफुल। तो इसके लिए खिलजी इज एक्चुअली एक्नॉलेज्ड एज द फर्स्ट सुल्तान टू गिव रेज ऑफ द स्टैंडिंग आर्मी सर, है ना? और पीटी में फैक्ट याद करता हूं ना, फर्स्ट सुल्तान टू रेज द स्टैंडिंग आर्मी, उसकी कहानी यही है ना सर। तो खिलजी इज एक्चुअली ट्राइंग एंड ही इज डूइंग स्टेप बाय स्टेप। उसने पहले हेरिडेटरी नोबिलिटी को खत्म किया और हेरिडेटरी नोबिलिटी का मतलब है कि जो वंश परंपरा चल रहे थे, जो कह रहे थे कि ये तो हमारा ठेका है, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारे दादा भी जमींदार थे, पापा भी जमींदार थे, चाचा भी थे, ताऊ भी थे, हाँ हम भी है सर, है ना? खिलजी कहता है चलो निकलो यहाँ से सर, ठीक है ना? गेटिंग पॉइंट। नो कोई नई जमींदार सिस्टम या लैंड ग्रांट्स तो मिलेगी नहीं, जो है वो भी ले लूंगा मैं सर, ठीक है ना? गेटिंग पॉइंट। तो एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई और नोबिलिटी को तो डर था, अगर विद्रोह करेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि टाइगर भाई खिलजी ने सब जगह पे अपॉइंट करके रखे थे, है ना? कौन किसकी इंटेलिजेंस की इन्फॉर्मेशन आप सोचते भी थे। बरानी कहता है कि नोबल्स अगर सोचते भी थे तो भी सुल्तान को उसकी गंध आ जाती थी। इफ यू स्मेल व्हाट द नोबल्स आर कुकिंग, हाँ सर, ठीक है, समथिंग इज गोइंग अगेंस्ट मी सर, है ना? सुल्तान फटक से पकड़ता था, बोला क्या चल रहा है सर, ठीक है? तो ये बहुत मैटर करता है ना सर, ठीक है? समझ में आया आपको? तो ऑफिस होती है ना सर, प्राइवेट ऑफिसेस और गवर्नमेंट ऑफिसेस, उसमें एट टाइम्स ये इस प्रकार की चीजें चलती रहती है। तो मेरा एक दोस्त था, ही उसने मुझे बताया था कि उसके ऑफिस में एक वाकया हुआ था। तो ही वाज वर्किंग विद वन ऑफ द बिगेस्ट कंसल्टेंट्स इन अहमदाबाद एंड वो चाहता था कि वो जॉब छोड़ के कहीं और चला जाए। तो उसने एक दिन की छुट्टी ली थी, उसका इंटरव्यू था कोई और सिटी, गुड़गांव में इंटरव्यू था। तो सुबह की फ्लाइट लेके गुड़गांव पहुंचा, दिल्ली पहुंचा, फिर दिल्ली से गुड़गांव इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू देके वापस आया। अब जनरली क्या होता है कि कॉर्पोरेट कंपनीज एक दूसरे को हायर करने के लिए, और वो काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन में यहाँ पे पोस्टेड था, एक प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनी में कंसल्टेंट के रूप में, फाइनेंस कंपनी थी। तो वो इंटरव्यू दे के आया, वापस आया और दूसरे दिन उसने ऑफिस में रीजन बताया था कि मुझे कुछ फैमिली का कार्य है। तो उसका बॉस दूसरे दिन उसको क्या कहता है, बोले तो फिर कब जा रहे हो गुड़गांव? इंटरव्यू तो ठीक रहा है तुम्हारा, सुनने में आया सर, ठीक है? तो हक्का पक्का रह गया। बोले बॉस को कैसे पता चला? मैंने तो ऑफिस में किसी को भी नहीं बताया था सर, ठीक है? तो मेरा जो दोस्त था वहाँ कच्चा खिलाड़ी निकला कि ही डिड नॉट न्यू कि उसका जो बॉस है, वो जो दूसरी कंपनी में जा रहा है, उसके बॉस के साथ उसके बहुत घनिष्ठ संबंध थे सर, ठीक है? ठीक है? तो ये होता है सर, ठीक है ना? आपको लगता है कि मैं शेर हूँ तो तुम्हारे ऊपर सब, इसके लिए तो वो आपका बॉस बना है ना सर, ठीक है? वो आपका बॉस क्यों है? मैनेजरियल लेवल के ऊपर जो बंदा होता है ना एडमिनिस्ट्रेशन में, उसका काम ये नहीं होता है कि वो प्रैक्टिकली सब कुछ चीजें इंप्लीमेंट करे, एग्जीक्यूट करे। वो खाली सुपरविजन करता है, बोले कौन क्या कार्य कर रहा है, किस तरह से स्टोरी चल रही है सर, समझे आप लोग? ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट। तो ये खिलजी के केस में भी ऐसा हो रहा है, द सेम इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू खिलजी एज वेल सर। एंड खिलजी भी यही कार्य करेगा कि खिलजी ने नोबिलिटी को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया था, ठीक है?
अब सवाल ये था कि उसने पहले जलाली नोबल्स को लिक्विडेट किया। लिक्विडेशन ऑफ जलाली नोबल्स। लिक्विडेशन ऑफ जलाली नोबल्स का मतलब ये है कि जो जलालुद्दीन खिलजी के वंश से चलते आए नोबल्स थे, इक्तेदार हुआ करते थे, उन सबको बेकार करवा दिया। क्योंकि सेना खुद की खड़ी कर दी, अब इक्तेदारों की जरूरत नहीं। रेवेन्यू सिस्टम के अंदर आप देखोगे अपने ही ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया, लैंड को मेजर करवाया था, ही हैड स्टार्टेड मेजरिंग द लैंड, और उसके लिए एक अलग से मिनिस्टर को खड़ा कर दिया है, दीवान मुस्तखरज। सो याकूब जैसे ऑफिशियल्स आपको दिखेंगे सर, ठीक है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर रहेंगे, वो तो मार्केट के अंदर बनते हैं रियासत में सर, और यहाँ पे भी आपको मल्टीपल ऑफिशियल्स दिखेंगे सर, कहीं तो होता क्या है कि उसने सब कुछ कंट्रोल ले लिया। अब जब जलाली नोबल्स रिजेंट नहीं कर पा रहे थे, जलाली नोबल्स जो इतने पावरफुल थे, तो हिंदू लैंडलॉर्ड्स कैसे उसके सामने रिजेंटमेंट रेज करेंगे? विद्रोह होने की शक्यता अलाउद्दीन खिलजी को एक थी कि अगर मैं इनकी जमीनें ले लूंगा तो मेरी नोबिलिटी जो टर्किश थोड़े बहुत है या इवन जो जलालुद्दीन खिलजी के साथ जुड़े हुए थे वही करेंगे। उसने देखा कि द ऑल पावरफुल नोबिलिटी इज नॉट रिवॉल्टिंग अगेंस्ट मी। देन द खिलजी रियलाइज कि अगर ये ऑल पावरफुल नोबिलिटी रिवॉल्ट नहीं कर रही है तो जो हिंदू जमींदार थे, जो राजपूत किंग्स थे, दोआब वाले रीजन के अंदर जो बड़े बड़े जागीरदार थे, वो क्या रिवॉल्ट करेंगे? एक्सपेरिमेंट है ना सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड रिफॉर्म्स की जो कंसेप्ट है, जो वो स्टेप बाय स्टेप किया। पहले उसने सबसे पावरफुल क्लास की लैंड को कन्फिस्केट कर दिया, वीकर क्लास की किया नहीं, उसने पहले पावरफुल उल्टा किया। बोले पहले रिएक्शन देखने दे दो। सबसे पहले पावरफुल क्लास कौन है? बोले ये सब जलाली नोबल्स है। बोले इनका प्रॉपर्टी ले लो पहले, है ना, प्रोमिनेंट सिटीजन है, बहुत ही प्रोमिनेंट हो, इनका पहले लो, स्टेप 1 में। जब इनका ले लिया गया, उसके बाद खिलजी कहता है कि अब मैं दूसरों की तरफ जाऊंगा। इनकी औकात नहीं रही इक्तेदारों की, तो भारत के जो लोकल जमींदार थे वो क्या करेंगे? अब हिंदू चिफ्टन हुआ करते थे, राई, रावत, ठाकुर, हाँ यू विल फाइंड राउत, बहुत सारे थे ना सर, रावल्स। उसने कहा कि चलो अब इनकी जमीन लेंगे सर, ये क्या करेंगे? उनके सामने तो मैं ऐसे भी फाइट करना चला हूँ सर, ठीक है। तो होता क्या है कि जो राजपूत किंग्स थे उनके सामने उसने इनफैक्ट है ना प्लान किया पहले एक्सपीडिशंस। एक्सपीडिशंस का मतलब है पहले आक्रमण किया, क्योंकि उनसे उनसे लड़ाई करनी थी और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी को लेना था, सब कुछ था। खिलजी को एक चीज समझ में आई थी इनिशियल पार्ट में कि बिकॉज आई एम मुस्लिम रूलर एंड आई एम कॉन्करिंग न्यू लैंड्स, और फिर उसके बाद उनकी जमीनें भी ले रहा हूँ, तो रातों रात वे के अंदर मैं उनको एनेक्स नहीं कर पाऊंगा, रातों रात में उनको एनेक्स नहीं कर पाऊंगा, उनकी रातों रात जमीन कॉन्फिस्केट नहीं कर पाऊंगा। तो पहले उसने जो भी नए एरियाज थे उसके ऊपर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया, मतलब सेना भेजी। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करने के बाद धीरे 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 जो लोकल एरियाज के ऊपर उसने गवर्नर्स को अपॉइंट किया, अपने खुद के गवर्नर्स को अपॉइंट किया। उन्होंने फिर लोकल एरिया के जो जमींदार, चीफ्टन्स काइंड ऑफ जो मिलिशिया हुआ करते थे, उनके राइट्स ले लिए। सो इन द अर्ली पार्ट अलाउद्दीन खिलजी आल्सो न्यू दैट कि ही वोंट बी एबल टू कन्फिस्केट द लैंड, रातों रात नहीं कर पाएगा, जो उसने दिल्ली में किया है जलाली के साथ, क्योंकि माइट रिजेंटमेंट हो सकता है। तो देखिए ये कैसे ये एग्जांपल सेटअप कर रहा है ना, पॉलिसीज अलग अलग कर रहा है। वो देख रहा है कि यहाँ के जो ग्रामीण विस्तार के चौधरी हुआ करते थे, मुकद्दम्स हुआ करते थे, खूट हुआ करते थे, और इनके पास खतरनाक पावर था सर। ये लोग अपने आप को इतने पावरफुल वे के अंदर लेके आए थे, ये जमींदार थे और ये मिडिल मैन हुआ करते थे। ये किसानों के पास से पैसा लेके स्टेट को कुछ पैसा देना होता था, क्योंकि बीइंग अ जमींदार, बट ये देते नहीं थे और ये अपने हिसाब से जीते थे सर, ठीक है। खिलजी के रेवेन्यू ऑफिशियल्स का भी ये सुनते नहीं थे इनिशियल पार्ट के अंदर सर, है ना, ये इतने पावरफुल थे। ये हुक्का बुक्का लेके बैठा करते थे, है ना, दिल्ली के ग्रामीण विस्तारों में आप चले जाओ, वेस्टर्न दिल्ली की तरफ चले जाओ सर, है ना, ईस्टर्न साइड में चले जाओ, एवरीवेयर यू विल फाइंड, हाँ बोले केत आओ, पैसा लेना है, बोले बग यहाँ से, ठीक है ना, पैसा लेना है हमसे। वेरी पावरफुल एरिस्टोक्रेसी, रूरल एरिस्टोक्रेसी कहते हैं उसको सर, ठीक है ना, गेटिंग अप। ये रूरल एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या है कि ये ग्रामीण विस्तार के अंदर आई हुई एरिस्टोक्रेसी है, और दे वर वेरी पावरफुल। ये तो खिलजी ने सोचा नहीं था इनिशियली यार ये लोग मुझे चैलेंज कर पाएंगे सर, ठीक है। तो खिलजी इनिशियल वे के अंदर वेट करता है, बोले लेट अस सी देम। जब उसने कंसोलिडेट किया, जलाली नोबल्स को लिक्विडेट किया, उसके बाद उसने कानून पास करवाया सर, है ना, तो जबीता पास किया। जबीता का मतलब होता है रेगुलेशन, एक ऑर्डर पास करवाया, और उसने कहा कि मैं ग्रामीण विस्तारों में अपने ऑफिशियल्स को भेजूंगा जो लैंड को मेजरमेंट का काम करेंगे सर, और बीघा जो बिस्वा के रूप में उस टाइम पे था, उसको यूनिट ऑफ मेजरमेंट के रूप में डिस्कस किया सर, ठीक है। और कहा कि इरिस्पेक्टिव यू आर अ पीजेंट, और इरिस्पेक्टिव यू आर खुद, खुद का मतलब होता है जमींदार, बहलाज का मतलब होता है पीजेंट, कल्टीवेटर, सारी भाषा में आपको जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका 50% देना पड़ेगा। एंड बिस्वा वाज सीन एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बिस्वा का कन्वर्जन बीघा में होता था, कुछ 20 बिस्वा मतलब 1 बीघा, और इस तरह के अलग अलग वेरिएशंस थे उसके अंदर, पर हम नहीं जाएंगे, बट यूनिट ऑफ मेजरमेंट की। तो जितनी भी इनफैक्ट आपके यहाँ पे लैंड थी उसको मेजर करवाया। अब उसने देखा कि मैं मेजरमेंट कर पाऊंगा, मैं देखता हूँ कि मेरे सामने बगावत कोई करता है कि नहीं करता। अब लोगों को समझ में आ गया कि राजा अपने सेना भेज रहा है और सेना के साथ मेजरमेंट हो रही है सर, ठीक है, तो बगावत करेंगे, मार पड़ेगी सर, गेटिंग अपॉइंट होना, समझे नहीं समझे। दूसरी, उसने घरों के अंदर और विलेजेस के अंदर से प्रॉपर्टी टैक्स लेना शुरू कर दिया। उसने क्या किया कि घर, आपके विलेज में गांव है, इफ यू हैव मतलब आपके विलेज में घर है, इफ यू हैव हाउस इन विलेज, आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। इरिस्पेक्टिव आपके पास 2 गाय है या 4 गाय है या 40 गाय है, आपका घर गांव के अंदर है, तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। और वो गाय का आप जो पेस्टोरल लैंड के ऊपर खेती करवा रहे हो या बेसिकली घास चारे के लिए लेके जा रहे हो, इसके लिए आपको उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। इसको कहते हैं घराई टैक्स। घराई का मतलब प्रॉपर्टी टैक्स। चराई टैक्स का मतलब आपके पास जो भी जानवर है, वो जानवर के ऊपर, क्योंकि जानवर को घास चारा खिलाने के लिए आप लेके जा रहे हो, अब तक चारा का स्कैब भी नहीं हुआ था सर, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको पैसा देना पड़ेगा। जो सारी भाषा में विलेज एरिया के अंदर आप समझिए कि उसने फिक्स रेट सिस्टम अपने। फिक्स रेट सिस्टम का मतलब क्या है कि घर की साइज कितनी भी हो, डजंट मैटर, आपके पास कितने एनिमल्स हो, डजंट मैटर, आप गांव में रह रहे हो, आपका घर है, आपको घराई और चराई देना ही पड़ेगा। बोलेगा कि सर मेरे पास एक भैंस है, बोले तो भी देना पड़ेगा। तो मेरे पास भैंस थी पिछले साल मर गई, बोले तो भी देना पड़ेगा। घराई और चराई दोनों के दोनों पैरेलल चलेंगे सर। ऐसा नहीं था कि कहीं पे घराई लिया गया, कहीं पे चराई लिया गया सर, ये यूनिवर्सल था। बोले ग्रामीण विस्तारों में लूंगा लूंगा लूंगा। तो उसने पहले एक तो लैंड थी, कल्टीवेबल लैंड। आप देखिए गांव में 3 प्रकार की जमीन होती है। एक खुद की आपकी पर्सनल एस्टेट होगी जहां पे आप रह रहे हो, दूसरी आपकी खेती की जमीन होती है सर, ठीक है, उसके ऊपर भी टैक्स लिया, कल्टीवेबल लैंड के ऊपर। तीसरी ऐसी जमीन जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है, पेस्टोरल लैंड तो कॉमन प्रॉपर्टी होती है, गौचर कहते हैं उसको, गायों को चरने के लिए जमीन होती है, बोले उसके ऊपर भी उसने टैक्स ले लिया। अब वो गौचर जो था वो तो नेचुरली बनने वाली जमीन थी सर, वो तो हर साल घास उगता था, बारिश पड़ती थी, जानवरों को चरने के लिए भेजा जाता था, मालधारी लेके जाते थे सर, है ना। खिलजी कितना स्मार्ट है सर, उसने देखा कि गांव में 3-4 प्रकार की जमीन, बोले हाँ सबकी प्रॉपर्टी होती है, सब एस्टेट बना के रहते थे, बड़ा बड़ा किला काइंड ऑफ आप देखोगे जागीर, बोले उसके ऊपर भी टैक्स लो। बोले और किसके ऊपर? बोले जो खेती कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स लो, खेती में मेजरमेंट करके लो, और फिर 50% ऑफ प्रोडक्शन जो भी हो रहा है सर। बोले उसमें 2 प्रकार के लैंडलॉर्ड्स थे, एक खूट हुआ करते थे जो ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड्स थे जिनके पास एंसेस्ट्रल राइट्स थे, और दूसरे छोटे किसान थे, बोले छोटे किसानों से भी टैक्स लो, किसी को नहीं बख्शो, यूनिवर्सल पॉलिसी।
बोले कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास जमीन नहीं है, देयर आर सम फार्मर्स हु डज नॉट हैव लैंड बट दे हैव एनिमल्स, बोले उनसे भी टैक्स लो। बोले देयर आर सम पीपल हु हैव अ हाउस इन द विलेज बट डज नॉट हैव लैंड नाइदर दे डू नॉट हैव एनिमल्स, बोले कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स लो उनसे। समझे नहीं समझे? बट मुगेम्बो का भतीजा हूँ, क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, बोले आया हूँ तो कुछ तो लेके जाऊंगा, आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ, नाम है अलाउद्दीन खिलजी मेरा सर, है ना? तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं सर, गेटिंग माय पॉइंट? तो यू विल फाइंड ही इज एक्चुअली डाइवर्सिफाइंग द टैक्स बेस। आप समझने की कोशिश करिए, वो ग्रामीण विस्तारों में टैक्स बेस बढ़ा रहा है सर। वो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर टैक्स ले रहा है, वो प्रॉपर्टी टैक्स ले रहा है, वो एनिमल्स के ऊपर टैक्स ले रहा है, बचा क्या है फिर इकोनॉमी? उस टाइम पे प्रोडक्शन तो उतना होता नहीं था, ना ही ऐसे बड़े-बड़े कारखाने हुआ करते थे कि भाई आप जीएसटी ले लोगे उससे, हाँ, एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स। तो ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू डू दिस। तो एक साइड के ऊपर उसने लिक्विडेशन ऑफ जलाली मोबिलिटी कर दिया, और ये जो पूरी की पूरी जलाली मोबिलिटी का जो टैक्स था वो तो उसने ले लिया। अब सवाल ये है कि ये ग्रामीण विस्तारों के अंदर सबसे बड़ा इसकी असर किसके ऊपर होती है? असर होगी हिंदुओं के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जिस विस्तार के ऊपर ये प्रॉपर्टी टैक्स को, घराई चराई को और बेसिकली खूत मुकदम चौधरी से, ये सब तो रूरल एरिया से, दिल्ली के आजू-बाजू में। ये जितने भी रूरल एरियाज़ दिल्ली से वेस्टर्न यूपी की तरफ लग रहे थे, वहाँ पे तो अभी भी हिंदू पॉपुलेशन रह रही है सर। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस दिस वर टारगेटेड अगेंस्ट द हिंदू कम्युनिटी। ये उसकी कम्युनल पॉलिसीज़ को दर्शाता है सर। ये लिखते बहुत कम है। मेजॉरिटी ऑफ द ऑथर्स हैव एक्चुअली नॉट रिटन डायरेक्टली, बट यू विल फाइंड कि इसने जो रूरल एलीट है, वो रूरल एलीट को टारगेट कर दिया सर। क्योंकि ये वो लोग थे जो ग्रामीण विस्तार में बहुत डोमिनेट थे, इनकी खुद की भी सेना हुआ करती थी। और एक ऐसी कंडीशन क्रिएट की जहाँ इनके ऊपर इतने सारे टैक्सेस लेके सर इनका हुक्का पानी बंद करवा दिया सर। गेटिंग माय पॉइंट? हुक्का पानी बंद करवाने का समझ में आता है कि नहीं आता सर? ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट? तो आप देखिए कि उसने कोर्ट के अंदर रहने वाले बड़े-बड़े नोबल्स थे, उनका खर्चा पानी बंद किया। दूसरा, ग्रामीण विस्तार में रहने वाले लोग थे, उनका भी खर्चा पानी बंद करवा दिया। हाँ, अब रिवोल्ट कौन करेगा सर? कौन रिवोल्ट करेगा सर? यू टेल मी सर। उसने अर्बन एरियाज़ में, दिल्ली में रहने वाले, सिटी, फोर्ट के अंदर रहने वाले नोबल्स को खत्म कर दिया। रूरल एरिया से जहाँ से विद्रोह होकर दिल्ली की तरफ कोई आ सकता था, उनको खत्म करवा दिया। बलबन के समय पे आप देखोगे वो मेवाती, मेव मुसलमानों ने विद्रोह करके रखा था। बलबन ने फिर वहाँ कैंपिंग किया था। अलाउद्दीन कहता है, बोले कौन सेना भेजेगा? बोले उनसे पैसा छीन लो, ऑटोमेटिकली विद्रोह करने की औकात नहीं रहेगी। अकड़ तब आती है इंसान में जब उसके पास फाइनेंशियल पावर आ जाता है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। बोला बोले तुम्हारे रोटी के टुकड़ों के ऊपर थोड़ी पला बड़ा हूँ, खुद की रोटी बना देता हूँ मैं, है ना? आई कैन मेक माय ओन ब्रेड, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन यू, डोंट ट्राई टू डोमिनेट मी। दिस इज द रियलिटी ना। और खिलजी क्यों दैट कि बोले आदमी को डिपेंडेंट बनाना है तो पैसा ले लो उससे, पैसा ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली अकड़ ठिकाने आ जाएगी बाबू। यही है ना सर, यही तो रियलिटी है, यही तो रियलिटी है जीवन की बाबू। आप इसको लाइफ के साथ देख लीजिए। ये जितने भी खूत, चौधरी, मुकदम ग्रामीण विस्तारों में सब ताऊ लोग हुआ करते थे, दिल्ली से लेके वेस्टर्न यूपी और इस साइड में ईस्टर्न हरियाणा साइड में, सबको खत्म कर दिया सर, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी को। उनके कार्य सब पूरे के पूरे बदल गए सर, है ना? टाइटल्स उनके पास वही रहे, बोले हम चौधरी हैं। बोले अब क्या काम करोगे? जमीन तो चली गई। बोले हम काम करेंगे रेवेन्यू कलेक्टर का। तो चौधरी को क्लरिकल काम दे दिया गया। चौधरी, जमीन के चौथे भाग का हरी, ही वाज द लॉर्ड ऑफ द फोर्थ पार्ट ऑफ द लैंड। नाम आया चौधरी, चौधरी से चौधरी, चौधरी बन गया सर। समझे आप लोग? ठीक है। सो गाँव में कभी-कभी चौथे भाग की जमीन को डोमिनेट करने वाले ये लोग थे सर। समझे ना? कभी आप इसका हिस्टोरिकल देखिएगा, ओरिजिन कैसे निकल के आया ये सब। देशमुख, है ना? देश पांडे, सरदेशमुखी, सरदेशमुखी को अप्रोप्रिएट करने वाले द रेवेन्यू कलेक्टर्स वर कॉल्ड एज़ देशमुख, जो आज की तारीख में महाराष्ट्र में दिखती है एक सरनेम के रूप में, कम्युनिटी है सर। ठीक है। हाँ, पटेल, पट्टेदार के ऊपर से आया है, जिनको पट्टा दिया गया था स्टेट के द्वारा। तो पाटीदार से पट्टा, पाटिल, पटेल, ये सब कम्युनिटीज़ आई ना सर आज के मॉडर्न पीरियड के अंदर। खैर, तो चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, है ना? तो ऐसे तो बहुत सारे आपको नाम दिखेंगे। मैंने बताया था जैसे एंशिएंट इंडिया में आचार्य, द्विवेदी जो 2 वेद जानता है, चतुर्वेदी जो 4 वेद जानता है सर, है ना? त्रिवेदी जो 3 वेद जानता है सर। ठीक है। उपाध्याय, है ना? स्कूल के टीचर्स। खैर, लेट मी कम बैक, है ना? तो ऐसे बहुत सारे आपको नाम दिखेंगे। यहाँ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के ऊपर बात करें, पर समझ में आया आपको? उसने क्या किया? लैंड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया और इंस्टीट्यूशनलाइज़ करवा दिया। और जिस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया, उसने ग्रामीण विस्तारों को भी अपने कब्जे में ले लिया विद अ स्ट्रोक ऑफ पेन, है ना? तो नेहरू कहते हैं कि एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, है ना? तो वैसे भी अलाउद्दीन खिलजी था, बोले एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द लैंडलॉर्ड्स विल स्लीप दे विल अवेक टू सब्जुगेशन ऑफ देयर एस्टेट्स एंड सब्जुगेशन ऑफ द फ्रीडम, है ना? बोले तो क्या हो गया? बोले सब गया सर। सुबह उठे, बोले क्या से क्या हो गया, देखते-देखते सर, है ना? समझे? तो लैंड रिफॉर्म्स का बेसिस अलाउद्दीन खिलजी जिस तरह से बनाता है, अब क्या होगा? ग्रामीण विस्तारों के पास पैसे खत्म हो गए, यहाँ का जो पैसा था वो कहाँ जाएगा? खालिसा की लैंड में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? ये खालिसा की लैंड में जो पैसा जा रहा है, मतलब राजा की तिजोरी में सीधा पैसा जाएगा, तो ये पुराने लैंडलॉर्ड्स क्या काम करेंगे? इनके टाइटल्स वैसे के वैसे रहे, खूत, मुकदम, चौधरी जो है, इनके टाइटल्स वैसे के वैसे, इनका कार्य बदल गया सर। और इनका कार्य क्या हो गया सर? इन्हीं लोगों को अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि कल से तुम मेरे रेवेन्यू कलेक्टर हो सर। समझे कि नहीं समझे? कल से तुम मेरे क्या हो? रेवेन्यू कलेक्टर हो। आप अब किसानों के पास, बोले कल तो हम मालिक थे, बोले आज तुम ऑफिशियल बन गए हो। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए सर। कहा कि मेरे ऑफिशियल्स तुम्हारे ऊपर सुपरविजन करेंगे। दीवान मुस्तखरज, दीवान मुस्तखरज वाज डिपार्टमेंट जिसका एक मिनिस्टर हुआ करता था। उसके अलग-अलग बरीद, उसके अलग-अलग मैंने बताया स्पाइस जो जाते थे, देखते थे कि बोले कितना पैसा आ रहा है। इसने पूरी की पूरी रेवेन्यू असेसमेंट करवाई। असेसमेंट समझ में आ रहा है? आज की तारीख में भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस करता है। बोले जीएसटी का टेंटेटिव कलेक्शन 2021-22 में 5 लाख करोड़ होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल असेसमेंट में यही होता है कि आप सर्वे लगवाते हो, बोले कितना कलेक्शन होगा भविष्य में? बोले 5 लाख करोड़ के आसपास होना चाहिए। ओके, बोले उसमें से गुजरात में कितना होना चाहिए? अहमदाबाद में कितना होना चाहिए? तो कहा कि अहमदाबाद में होना चाहिए करीबन 17,000 करोड़, 70 के करोड़। बोले ओके। अब अगर अहमदाबाद में 70 के करोड़ के आसपास कलेक्शन नहीं हो रहा है, पर अहमदाबाद का ओवरऑल प्रोडक्शन ज़्यादा दिख रहा है, दैट मीन टैक्स की चोरी हुई है। दैट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि टैक्स की चोरी की है, या हो सकता है कि जो कलेक्टर है, द पर्सन हू इज कलेक्टिंग द रेवेन्यू, उसने कुछ घपला कर दिया होगा। 2 ही चीज़ें होगी सर, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रेवेन्यू असेसमेंट किया। उसने बेसिकली अलग-अलग प्रकार की सर्वे करवाई, देखा कि कहाँ-कहाँ गलती हो रही है। तो उसको एक आइडिया लग गया था कि फलाने विलेज से मुझे ₹500 आने चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, मतलब या किसान पैसा नहीं दे रहा है या कलेक्टर घपला कर रहा है। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। और ऊपर से स्पाइस तो थे ही सर। वो बात करते रहते थे। बोले कल वो चौधरी घूम रहा था, हुक्का पी रहा था किसी के साथ बैठ के। बोले और? बोले 4 घोड़े नया लेके आया है। बोले और? बोले बिटिया की शादी कर रहा है, तो सोना बहुत दिया है। बहुत बढ़िया, ठीक है।
तो जो मरीज था उसने तो इन्फॉर्मेशन दे दी राजा को। राजा को समझ में आया कि भाई खजाने में पैसा नहीं आ रहा है, उसके पीछे का कारण है कि चौधरी साहब कुछ और चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं, है ना? डिस्प्रोपोर्शनेट इनकम कहते हैं उसको। डिस्प्रोपोर्शनेट इनकम समझ में आता है कि आपकी सैलरी हो रही है लाख रुपया, आपने 10 साल की सर्विस की है, तो ऑन एन एवरेज आपको करोड़ रुपए मिलने चाहिए। करोड़ रुपए में से आपका खर्चा पानी निकाल के आपने अज्यूम करते हैं कि 30 लाख रुपए सेव किए होंगे। पर आपके पास जो बंगलो है या आप जो घर में रह रहे हो, वो बंगलो की वैल्यू 10 करोड़ है। आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो, वो मोबाइल 1.5-2 लाख रुपए का है ना? आपकी वाइफ के नाम के ऊपर 2-3 प्रॉपर्टीज़ है, तो दिस थिंग शोज़ कि आप कुछ गलत करके पैसा कमाए हैं सर, ठीक है? एंड देन यू नो दैट ना कि फिर क्या होगा सर, ठीक है? तो खिलजी डिड द सेम थिंग। खिलजी ने कहा कि मैं किसी को नहीं बख्शूँगा सर, है ना? गेटिंग माय पॉइंट। ऐसा बख्शूँगा नहीं कि जहाँ कोई मेरे सामने कुछ नहीं कर पाएगा सर, ठीक है? तो करप्ट ऑफिशियल्स को मारता था सर, व्हिपिंग करता था हंटर लेके, चोरी करते हुए, मेरे से पैसा छुपाते हो। तो इन सब कंडीशंस के बेसिस के ऊपर आप समझने की कोशिश करिए कि उसने एक ऐसी स्ट्रीमलाइन सिस्टम क्रिएट की जहाँ सबका सब पैसा राजा की तिजोरी में आएगा। गेटिंग माय पॉइंट। और जो लोग पैसे कलेक्ट करने का काम करते थे, रेवेन्यू कलेक्टर्स, तो ग्रामीण विस्तार में वही चौधरी, वही खूट, वही मुकद्दम, जो एक टाइम पे विलेज लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, उनको लोग थू-थू करके देख रहे हैं। बोले ये देखो राजा के लिए पैसा कलेक्ट करने आया। अब इनके पास वो अथॉरिटी नहीं रही है। टाइटल है, बोले हम चौधरी है। टाइटल चौधरी का है पर सत्ता खत्म हो गई है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो लोग देख रहे थे, बोले इनके साथ बिटिया का ब्याह नहीं करवाएँगे। तो इनके साथ कोई मैट्रिमोनियल रिलेशंस बांधना बंद कर देता है। बरानी लिखता है, "द रेवेन्यू कलेक्टर्स वर सीन इन अ सर्टेन वे, द क्लर्क, रेवेन्यू क्लर्क वर सीन इन सर्टेन वे, वेयर पीपल मेड श्योर कि इनके साथ कोई प्रकार का मैट्रिमोनियल रिलेशंस भी ना बनाएँ, क्योंकि इनके पास कोई सत्ता ही नहीं बची है। दे डू नॉट हैव एनीथिंग लेफ्ट। तो द सप्रेशन ऑफ रूरल एलीट व्हिच वाज़ द बेस ऑफ द रिजेंटमेंट एंड एंग्विश अगेंस्ट द किंग, वो इवेंचुअली वो टेक अवे कर दिया। खत्म हो गई सर कहानी। इससे टेम्परेरी एक फायदा ये हुआ कि जो किसान थे वो खुश हो गए। किसानों को लगा कि हाँ, सब हमारा शोषण नहीं होगा। ये बड़े-बड़े चौधरी लोग, जमींदार लोग हमारा पैसा ले लेते थे, हमारी पिटाई करते थे। पर किसानों को समझ में नहीं आया कि छोटी गंगा करके नाले में कूदा दिया है, क्योंकि चौधरी, खूट और मुकद्दम उनके ही विलेज से बिलॉन्ग करता था। तो आज उनका शोषण कर रहा था एज़ अ फॉर्म ऑफ ज़मींदार, तो कल उठ के उनको थोड़ी बहुत मदद भी कर रहा था। अब किसानों को कहा गया कि 50% रेवेन्यू देनी है, जो पहले शायद नहीं होती थी। तो टाइम बीइंग द पीजेंट फेल्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम द करप्ट ऑफिशियल्स। पीजेंट को अच्छा लगा कि देखिए अब ये करप्शन बंद हो जाएगा, राजा की सीधी तिजोरी में पैसा जाएगा। फिर पीजेंट को पता चला कि हाय तौबा, पैसा तो तिजोरी में जाएगा पर अब 50% लेके लेके जा रहा है, जो पहले नहीं हुआ करता था। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये एनफोर्समेंट ऑफ पॉलिसी उसने सब जगह पे यूनिफॉर्म की थी। प्रश्न ये था कि उसने ये पॉलिसी को लागू किया था वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ थे। और इसके लिए यू विल फाइंड कि हिंदूज़ वर सीन एज़ अ कंटेम्प्ट, हिंदूज़ वर सीन इन अ नेगेटिव वे बाय द स्टेट। और अलाउद्दीन कहता है कि जज़िया लागू करना का एक प्रकार है। दिस इज़ एक्चुअली द फॉर्म ऑफ इम्पोजिंग जज़िया ऑन द नॉन इस्लामिक पीपल। वो कहता है कि द ऑफिशियल्स वर गिवन एब्सोल्यूट पावर टू सुपरवाइज, बीट द हेल आउट ऑफ द पीजेंट्स इफ दे आर नॉट एबल टू पे ऑफ द मनी। तो उसमें बरानी का एक व्याख्या दिया हुआ है। मैं आज सुबह पढ़ रहा था, बहुत खतरनाक कंडीशन है सर, मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि स्लाइड में ज़रूरत नहीं है। बट आप देखिए तो उसमें उसने लिखा है कि वो लिख रहा है द हिंदूज़ वर कॉल्ड एज़ खीरत गुज़ार्स। खीरत गुज़ार बेसिकली किसान के रूप में जो किसानी कर रहे हैं। गुज़ार का मतलब है कि आप उसमें अपना खर्चा पानी निकालो। एंड व्हेन द रेवेन्यू ऑफिसर्स डिमांड सिल्वर फ्रॉम देम, दे शुड विदाउट क्वेश्चन एंड विथ ऑल ह्यूमिलिटी एंड रिस्पेक्ट टेंडर गोल्ड। अगर कोई चांदी मांगता है तो आपको सोना देना पड़ेगा सर, ठीक है? If the official choose to spit into the mouth of a Hindu, the latter must open his mouth without hesitation. Sir. You see how cruel this guy was. Sir. ठीक है? The meaning of doing such a thing that the Hindu by acting in this way shows the meekness and the humility and obedience and respect. तो this has been written by Barani sir. ये मैं नहीं लिख रहा हूँ सर, है ना? ये बरानी लिख रहा है सर, ठीक है? ये किताब का it's a part of reference book, है ना? तो you can imagine कि the reason why he was doing this is because he was communal by nature. तो उसके रेवेन्यू रिफॉर्म्स में भी कम्युनलाइजेशन है, जिसको एट टाइम्स मीडिएवल इंडिया के कुछ-कुछ हिस्टोरियोग्राफी के तहत जो किताबें लिखी गई है, उसमें इग्नोर किया गया है। पर इसमें आप देखोगे बाकी सारी किताबों में 1-2 लाइन लिखी गई है कि द हिंदूज़ वर द मेन पर्सन जिसके ऊपर ये इन्फोक किया गया था सर, ठीक है? उसके बाद लिखता है कि द मीनिंग ऑफ डूइंग सच अ थिंग इज दैट द हिंदू बाय एक्टिंग इन हिज वे शोज वीकनेस, ह्यूमिलिटी एंड ओबीडियंस एंड रिस्पेक्ट। द ग्लोरिफिकेशन ऑफ इस्लाम इज ड्यूटी एंड कंटेम्प्ट ऑफ रिलीजन इज वेन। और फिर उसके बाद अपनी कहानी लिख रहा है, नो वन एक्सेप्ट द ग्रेट डॉक्टर अबू हनीफा अलाउज द इंपोजिशन ऑफ जजिया अपॉन द हिंदूज व्हाइल अदर स्कूल ऑफ ओपिनियंस आर दैट देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर देम बट डेथ और इस्लाम। तो ये हनाफी स्कूल ऑफ थॉट अगर आपको पता होगा, जो जजिया इंपोजिशन के लिए जस्टिफाई करता है, उसके ऊपर ये बात बनाता है, ठीक है? और इसके लिए कहता है, अलाउद्दीन खिलजी ने ये लिखा था और ये इसको बेसिकली आप समझने की कोशिश करोगे, अबरानी कोट करता है कि द हिंदूज आर एट माय कमांड। और जैसे मैं कुछ कहता हूँ तो ये छछूंदरों की तरह, चूहों की तरह जमीन के अंदर चले जाते हैं सर, समझे आप लोग, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट? यू कैन इमेजिन कि ऑल दिस थिंग्स वर टारगेटेड एज अ पार्ट ऑफ कम्युनल पॉलिसीज। क्या कम्युनल पॉलिसीज आपके सिलेबस में सीधे-सीधे दिया नहीं है, पर इसकी इंप्लीकेशन में आप लिख सकते हो कि डेफिनिटली इसको जिस तरह से बोला गया है कि भाई किंगशिप नोज नो किनशिप एंड सेक्युलर पर्सपेक्टिव के साथ ये अपने आप को हाईलाइट करवा रहा था, वैसा था नहीं। इसकी पॉलिसीज में भी कम्युनलिज्म था, इसकी पॉलिसीज में भी हिंदू मेजॉरिटीज को पहले अपने फेवर में लेने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद उसने जिस तरह से कार्य किया है, उसमें हिंदूज को ज्यादा टारगेट किया गया, पॉवर्टी मिजरी की तरफ। एंड यू कैन कोट सम लाइन्स फ्रॉम बरानी कि बरानी ने क्या लिखा है सर, ठीक है ना? तो बरानी से ही हम जस्टिफाई कर पाएंगे, बट वो एक ही पॉइंट आएगा क्योंकि कभी भी आपको कम्युनलिज्म से प्रश्न नहीं आएगा सर, ठीक है? बट जिस तरह से आपको खिलजी का वीकनेसेस या उसकी क्रिटिसिज्म आती है, इवैल्यूएशन आता है कि एज अ सुल्तान कि भाई वो सेक्युलर केस के अंदर था, तो हम लिख सकते हैं कि भाई सेक्युलरिज्म उसकी थ्योरिटी में शायद होगी, पर प्रैक्टिकलिटी में नहीं थी सर, समझे आप लोग, ठीक है? स्टेट रिलीजन को सेपरेट करने का मतलब ये नहीं था कि आज का मॉडर्न डे सेक्युलरिज्म को उसने इंप्लीमेंट किया था। तो दैट विल बी पार्ट ऑफ द वीकनेसेस ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ खिलजी's पॉलिसी। खैर, वाज देयर एनी सब इन्फ्यूडेशन? ये सब इन्फ्यूडेशन शायद तक हुआ होगा, पर उतना भी नहीं हुआ होगा क्योंकि खिलजी ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया था। सब इन्फ्यूडेशन तब होता था जब इक्तेदारों के नीचे चौधरी खुद मुकद्दम आते थे, वो किसी और को पावर डिवॉल्व कर देते थे। पर अब तो खालिसा के अंदर कन्वर्ट हो रहा है सर, समझे आप लोग, ठीक है? तो व्हाट वी सी ओवर हियर, ओवरऑल खिलजी के समय पे आपको दो चीज दिखेगी, पॉवर्टी और मिजरी बढ़ती है, खास करके पीजेंट्स में। ये पीजेंट्स में हिंदू पीजेंट्स के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट करेगा सर, ठीक है ना? और मुस्लिम पीजेंट्स के ऊपर कंपैरेटिवली कम करता है, ऐसे काफी लोगों का मानना है। ये पार्शियली करेक्ट है, पार्शियली इनकरेक्ट भी आपको मिल जाएगा सर, ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट? अब इसके सामने आप पकड़ने की कोशिश करोगे, जलाली नोबल्स थे, जलाली नोबल्स तो सबके सब मुस्लिम ही थे, तो उनके ऊपर भी उतनी ही असर की गई। बट वो है ना कि काइंड ऑफ टॉलरेंट किंग के रूप में या सेक्युलर किंग के रूप में बोला गया, उसको हम लोग कंडेम कर देंगे विद दिस लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज टारगेटिंग अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ हिंदू कम्युनिटी सर, समझे आप लोग, ठीक है ना? तो उसकी क्रिटिसिज्म में आ जाएगा ये पोर्शन। तो वी विल सी फ्रॉम द क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू। खैर,
तो ये कहानी समझ में आ गई कि व्हाट इज द स्टोरी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए खिलजी ने लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए और ये लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स के बेसिस के ऊपर से अलाउद्दीन खिलजी इज एक्चुअली इंक्रीजिंग द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट। सही कि गलत? स्टेट की रेवेन्यू बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? अब स्टेट की रेवेन्यू को वो बढ़ा रहा है, तो इन सब के बेसिस के ऊपर से अब वो देख रहा है कि मुझे और भी पैसा चाहिए सर, है ना? और दूसरा पैसा कहाँ से आ सकता है? बोले मार्केट से मैं लूँगा सर, है ना? तो वो बेसिकली फिर मार्केट रिफॉर्म्स की तरफ चला जाएगा। अब आपको भी पता होगा, बच्चों-बच्चों को पता होता है कि उसने दिल्ली के अंदर 4 अलग-अलग मार्केट बनाए थे। ही एस्टैब्लिश्ड 4 डिफरेंट मार्केट्स इन दिल्ली। तो एक ग्रेन का मार्केट बनाया था, अनाज मंडी बनाई थी, उसमें सब अलग-अलग अनाज जो था उसका व्यापार होता था। दूसरा उसने क्लॉथ के लिए सर, है ना? मेनली आप कपड़ों के लिए, कमोडिटीज़, क्लॉथ, शुगर के लिए, बाकी खाने-पीने की चीज़ों के लिए एक अलग से मार्केट बनाया था, सराई अदल कहते हैं। तो दिल्ली में वेस्टर्न साइड में बदायूं गेट था, बदायूं गेट के बाहर उसने ये बाजार को खुलवाया था सर, है ना? फिर एक एनिमल्स के लिए और गुलामों के लिए मार्केट था और चौथा था मिसलेनियस प्रोडक्ट्स के लिए सर, ठीक है ना? जस्ट अ सेकंड, मैं थोड़ा गला साफ करके आता हूँ, वी कैन टेक अ जस्ट 1 मिनट ब्रेक, है ना? थोड़ी खराश आ रही है मुझे, तो आई विल जस्ट जॉइन, है ना? 1 आध मिनट के ब्रेक के बाद। सर ठीक है, आज मुझे लग रहा है कि हैप्पी दिवाली हो जाएगा अपना सर, ठीक है? चलिए। हाँ जी सर। तो मैं क्या बता रहा था आपको? सो आई वाज़ डिस्कसिंग अबाउट अलाउद्दीन खिलजी रिफॉर्म्स। अब देखिए दूसरे जो रिफॉर्म्स आए उसके मार्केट के अंदर है, थोड़ी बहुत मार्केट रिफॉर्म्स की बात करते हैं। और सबसे छोटा ब्रेक, इसमें क्या ब्रेक दे सकता था, ठीक है ना? मुझे थोड़ा खराश आ रहा था, कफ जैसा थोड़ा फील हो रहा था। तो फिर वो अंदर-अंदर फिर वो है ना घुटन हो जाती है, एंड देन आई थॉट कि आई जस्ट, है ना, थोड़ा फ्रेश हो के आता था। चलिए, तो कहानी क्या है सर, है ना? सो कहानी ये है, खिलजी देख रहा है कि सेना बनानी है, मार्केट को भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है और रेवेन्यू उससे भी हम लोग हाथ में लेंगे सर, ठीक है ना? गेटिंग अकॉर्ड। तो उसने 4 अलग-अलग मार्केट बनाए। अब आपको यहाँ से अलग से प्रश्न आएगा कि व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस मार्केट रिफॉर्म्स, समझे कि नहीं समझे? और इसकी ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहती है सर, समझे कि नहीं समझे? जैसे लैंड रेवेन्यू के ऊपर आपको प्रश्न आ चुका है और अभी मैंने आपको लैंड रेवेन्यू के बारे में डिस्कस किया। आपको क्वेश्चन यही पूछा गया था कि इलैबोरेट अपॉन द एग्रेरियन रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, समझे कि नहीं समझे? तो इसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस और इम्पैक्ट तीनों चीजें आ जाएगी सर, कि एग्रेरियन रिफॉर्म्स करने का ऑब्जेक्टिव क्या था उसका, गेटिंग अकॉर्ड। उसकी प्रोसेस कैसे की गई है, हाउ द लैंड वाज मेजर्ड, हाउ द मिनिस्ट्री वाज क्रिएटेड, दीवान मुस्तखराज वाज क्रिएटेड है, द हायरार्की ऑफ ऑफिशियल्स एंड हाउ द प्रोसेस टुक प्लेस। एंड फाइनली इसकी इम्पैक्ट के ऊपर लिखेंगे सर, है ना? क्योंकि 20 मार्कर है ना, तो 3 पॉइंट के ऊपर आपका आएगा सर कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कृषि संबंधित सुधारों का विस्तरण कीजिए। तो क्या इससे प्रोडक्शन बढ़ा था, प्रोडक्शन कम बढ़ा था, ये दोनों पॉइंट्स लिखेंगे और इसमें क्रिटिसिज्म में भी लिखेंगे कि भाई साहब आपने लैंड के इतने सारे बदलाव किए, ये वो फला ढिमका किया, पर इरिगेशन के ऊपर तो फोकस नहीं किया। इरिगेशन के ऊपर फोकस कौन कर रहा है? फिरोज शाह तुगलक। जब आके वो चैनल्स बनाएगा और इरिगेशन की टेक्निक बनाएगा तो करना था ना आपको सर, ठीक है? गेटिंग पॉइंट। तो ये पॉइंट आपको ये पूछा गया था ना सर। बाकी आपको मार्केट रिफॉर्म्स पूछे गए कि भाई मार्केट रिफॉर्म्स क्या थे? मार्केट रिफॉर्म्स के अंतर्गत ये 4 बाजारों को बनाना और प्राइस कंट्रोल के मेजर्स को क्यों इंप्लीमेंट किया गया खिलजी के द्वारा, थोड़ी बहुत इसके ऊपर चर्चा करते हैं सर, ठीक है? तो खिलजी ने 4 बाजार बनाए, ही क्रिएटेड 4 मार्केट्स। ये 4 मार्केट्स को उसने बेसिकली मंडी के तहत बनाया और ये मंडी के अंदर में उसने पूरी हायरार्की क्रिएट की। उसने कहा कि मैं प्राइसेस को फिक्स कर दूंगा सर, समझे कि नहीं समझे? साथों साथ कमोडिटी का सप्लाई हो रहा है इन एंड आउट, उसकी एक रजिस्टर मेंटेन करूंगा सो दैट मुझे स्टॉक पता चले और स्टॉकिंग के साथ साथ कोई होर्डिंग ना करे उसका मैं ध्यान रखूंगा और उसके लिए एक हायरार्की ऑफ ऑफिशियल्स क्रिएट करूंगा। ये ऑफिशियल्स ध्यान रखेंगे अगर कोई प्राइसेस फिक्स दाम से ज्यादा या कम देने की कोशिश करे, ज्यादातर केस के अंदर ज्यादा लेने की कोशिश करे तो उसको मैं पनिशमेंट दे दूंगा सर। और इसके बेसिस के ऊपर से अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की सर। तो देन ही विल सी दैट उसने प्राइस रेगुलेशंस किए, एक मार्केट के अंदर ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जिसका नाम था शाहनाई मंडी। तो हर एक इनफैक्ट आप समझने की कोशिश करोगे मार्केट के लिए एक शाहनाई मंडी होगा या दीवान रियासत करके एक ऑफिशियल आपको दिखेगा। इसके अंदर भी उसने बरीदों को अपॉइंट किया और मुनैयास को अपॉइंट किया जो बेसिकली स्पाइस के रूप में काम करते थे। और उसने कहा कि ये जो आपका क्लॉथ का मार्केट है, ये क्लॉथ के मार्केट के अंदर दीवान रियासत सब कुछ specify- वो आपका देखेगा क्या कहता है कि क्या क्या चीजें चल रही है। मंडी के अंदर मंडी का सुपरिटेंडेंट देखेगा सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? और अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको होर्डिंग से रोका जाएगा और आपकी एक सप्लाई लाइन मेंटेन होगी सर, समझे? तो टोटल 4 मार्केट अलाउद्दीन खिलजी बनाता है। अब सवाल ये था कि ये मार्केट रिफॉर्म्स क्यों इंट्रोड्यूस किए गए? इसके पीछे के कारण क्या थे सर, है ना? तो इसमें 2-2 रीजंस बोले गए हैं हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर। जब हम लोग इसको जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि भई वो लोगों को प्रॉस्पेरिटी दिलाने के लिए और बेसिकली आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो लोगों को खुश करने के लिए सब कर रहा था और आर्मी को सप्लाई-वप्लाई चाहिए था ठीक-ठाक, इसके लिए भी ये कर रहा था सर, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि उसने जो मार्केट रिफॉर्म्स में प्राइस कंट्रोल का कांसेप्ट लेके आया था, एमआरपी का कांसेप्ट आया था, मैक्सिमम रिटेल प्राइस को इनफैक्ट है ना उसने लागू करवाया था कि एक हद से ज़्यादा बाजार के अंदर कोई भी भाव नहीं बेच सकता, खास करके खाने-पीने की चीज़ों को लेके सर, ठीक है। उसके पीछे का कारण कुछ और था। तो एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन है जो ये कहता है कि द रीजन फॉर द मार्केट रिफॉर्म्स फॉर द वेलफेयर, जैसे एक सक्सेना करके एक हिस्टोरियन है, इन्होंने खिलजी के ऊपर अपना कार्य लिखा है तो उन्होंने कहा है कि भाई ये वेलफेयर के लिए करना चाहता था कि ही वाज ट्राइंग टू इंप्लीमेंट अ वेलफेयर स्टेट, है ना? आप ऑब्वियस है कि आप जब भाव को नियंत्रण में रखते हो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जैसा कानून का उपयोग लेके और N95 का मास्क जो पहले 200-300 में मिलता था उसको 40 में ला दिया सर, ठीक है। नॉन सर्जिकल मास्क को या सर्जिकल मास्क को 5 रुपए में करवा दिया गया, सैनिटाइजर की बाटली को 20 रुपए का करवाया सर, है ना? उसके पीछे का इंटेंशन क्या है? द इंटेंशन इज टू क्रिएट वेलफेयर स्टेट सर, है ना? एंड वी वांट टू मेक श्योर कि प्राइसेस बढ़े ना सो दैट इन्फ्लेशन ना हो सर, ठीक है ना? खिलजी के केस में उल्टा हो रहा है सर, समझे आप लोग, ठीक है। खिलजी के केस में ऐसा हो रहा है कि खिलजी प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहता है, उसके पीछे का कारण था एक्सेस मनी सप्लाई। नॉर्मल केसेस में आज की तारीख में सरकार प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहती है, उसके पीछे का कारण ये है कि डिमांड सप्लाई की मिसमैच होने के कारण, आप सुनिए मेरी बात,
डिमांड सप्लाई की मिसमैच होने के कारण प्राइसेस बढ़ जाती है। सामान्य रूप से जब डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, जैसे अभी कोविड में हुआ था कुछ चीजों को लेके, प्राइसेस बढ़ गई। उसमें वो आपके ये पीपी किट्स एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड दैट, समझे नहीं समझे। खिलजी के केस में उल्टा हुआ। खिलजी ने एमआरपी का कंसेप्ट लाया, उसके पीछे का कारण कुछ अलग था। ये क्यों था, उसके पीछे के कारण आप समझिए सर, ठीक है। खिलजी ने जिस तरह से मंगोलों को रोका था, चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया 1299 के बाद, 1301 तक आते आते मंगोलों को स्थायी कर दिया गया। मंगोल उसके बाद दिल्ली की तरफ नहीं आ पा रहे थे। बाय दैट टाइम अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी फौज खड़ी करना शुरू कर दिया था। इस पीरियड के अंदर उसने लैंड रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करवाने का प्लान किया था। खास करके जलाली जो नोबल्स है ना, जलाली नोबल्स, ये जलाली नोबल्स से उसने बहुत सारा पैसा छीन लिया था। हमने देखा अभी कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑल दिस थिंग इज डन। तो उसके कारण बहुत ही एक्सेस पैसा आया हुआ था उसके पास। देवगिर के ऊपर भी उसने अटैक किया था, वहां से भी एक्सेस पैसा आया था ना। कारा अवध वाले रीजन में वो गवर्नर था, वहां से भी उसके पास पैसा था। ये जो भी पैसा अलाउद्दीन खिलजी के पास था, ये पैसा उसने सैनिकों में बहुत बांटा। मैंने आपको बताया था, वो दिल्ली के अंदर जाता है, पैसा बांटते बांटते जा रहा है, यूं उड़ा के जा रहा है। बोले ये लो, ये बात है ना, बोले ये 50 सोने के सिक्के। तो ये जो कंडीशन क्रिएट हुई है ना, उसमें ऐसा कहा गया है कि दिल्ली के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी के लॉयल मिलिट्री और नोबल क्लास था, सुनिए मेरी बात, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ी बहुत बढ़ गई थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने का मतलब यह है कि बिकॉज अलाउद्दीन खिलजी आफ्टर लिविंग दी सिकंदर शाही वाला सपना, वो वाइल्ड वाइल्ड ड्रीम जो थे उसके उसने छोड़ने के बाद जब वो रियलिटी में आया ना सर, और जिस तरह से उसने कॉन्क्वेस्ट शुरू किए और रिफॉर्म शुरू किए, तो उसके बाद इमीडिएटली उसके पास पैसे की बहुत बड़ी मात्रा में वो है ना भंडारा इकट्ठा हो गया। और पैसे की बड़ी मात्रा में भंडारा इकट्ठा हो रहा था, तो उसने सोल्जर्स को भी उतना ही पैसा बांटा, ऑफिशियल्स को, लॉयल ऑफिशियल्स को जो उसके वफादार थे। तो दिल्ली में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जहां प्रॉस्पेरिटी बढ़ गई। अब आपको भी पता है कि जहां जहां प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, तो लोगों का डिमांड, परचेसिंग पावर जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। 2005 के बाद भारत में, खास करके 2005 से या 2006 से 2010 तक का पीरियड आप मुझे कहोगे, तो ग्रामीण विस्तारों के अंदर इनफैक्ट आपको रूरल इन्फ्लेशन दिखेगा। सीपीआई रूरल कहते हैं ना, आप लोग आजकल पढ़ते हो, कभी डेटा देखिएगा सर। एंड सडन स्पाइक था वो, मतलब आपको काफी बड़ी मात्रा में स्पाइक दिख रहा था। तो इकोनॉमिक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने देखा कि द रीजन व्हाई द स्पाइक इन द डिमांड एंड द परचेसिंग पावर एंड द सीपीआई रूरल इज गोइंग अप इज बिकॉज़ ऑफ दिस स्कीम्स लाइक नरेगा। क्योंकि ग्रामीण विस्तारों के अंदर वी विल सी कि जो नरेगा जैसी योजना सफल हुई थी, 2005 में नरेगा है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो उसके बाद राइट टू वर्क आपको मिल गया, अश्योरेंस मिल गया, साल में 100 दिन काम मिलेगा। पहले वो नहीं मिल रहा था, ये सब चीजों के कारण वो खड्डे खुदवाए जो भी किया सर। बट इन सब के बेसिस के कारण ग्रामीण विस्तार में थोड़ी अर्थव्यवस्था सुधरी है। तो ये जो अर्थव्यवस्था सुधरी थी उसके कारण किसानों के हाथ में, या जो नॉन फार्म लेबरर्स हुआ करते थे या नॉर्मल लेबरर्स वर्कर्स हुआ करते थे, उनके हाथ में थोड़ा पैसा आया था, बिकॉज दे हैड मनी इन देयर हैंड। तो दे स्टार्टेड डिमांडिंग न्यू थिंग्स। व्हेन दे स्टार्टेड डिमांडिंग न्यू थिंग्स, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किसी ने सोचा नहीं था कि इतना पैसा भी जनरेट होकर डिमांड क्रिएट हो सकती है। तो डिमांड सप्लाई का मिसमैच हुआ, एंड दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन वेयर द इन्फ्लेशन स्पाइरल टुक प्लेस। इट वाज अ हेल्दी इन्फ्लेशन, नॉट इट वाज लाइक अ क्रीपी और ग्लोइंग इन्फ्लेशन, बट स्टिल हेल्दी रेंज में इन्फ्लेशन था। तो अच्छा लगा इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से। तो मैं मोंटेक सिंह आलूवालिया को एक बार यहाँ अहमदाबाद में आए थे, तो उनको सुन रहा था, 2009 की बात है, और मैं प्लानिंग का विद्यार्थी भी रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगा था उस टाइम, क्योंकि डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन एट दैट टाइम। और फिर यही प्रश्न मेरे एक बैचमेट था उसने किया था कि सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। फिर आलूवालिया साहब ने बताया था कि इट इज बिकॉज ऑफ दिस नरेगा थिंग एंड ऑल दिस थिंग, है ना। तो तब काफी इंटरेस्टिंग मजा आई थी कि जो चीज हम लोग कंसेप्ट के रूप में देखते हैं इकोनॉमी में, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो ग्राफ में, चार्ट में, फिर रूरल प्रॉस्पेरिटी को लेकर दर्शा रहे थे। इनफैक्ट दिस बिकेम द रीजन व्हाई यूपीए टू केम टू पावर सेकंड टाइम। 2009 में यूपीए फिर से पावर के ऊपर आया ना, उसके पीछे का कारण ये था कि रूरल एरियाज में इनको भर भर के वोट मिले थे। आप कभी देखिएगा कि हाउ इकोनॉमिक पॉलिसीज आर लाइक नो अफेक्टिंग द पीपल एंड देन दे आर वोटिंग फॉर द गवर्नमेंट, है ना। तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है सर, ठीक है। खैर वो कंटेम्पररी बात है, पर मैं ये इसके लिए समझा रहा हूँ क्योंकि शासक के रूप में शासक प्राइसेस को कब इन पर कंट्रोल करने का सोचता है, जब प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल जाती है तब। अब सवाल ये है कि प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल दो ही कंडीशंस में जा सकती है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई नहीं है, तो सामान्य रूप से वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। दूसरा हो सकता है कि डिमांड इसके लिए ज्यादा है क्योंकि सोसाइटी में एक्सेस पैसा आ गया है, आरबीआई पैसा छाप दे, लिक्विडिटी बढ़ा दे, इजी मनी पॉलिसी के रूप में 2% के ऊपर रेपो रेट कर दे, फिर क्या होगा देखिए, अरेरा गैरा नथु गैरा देखिए, फिर बाजार में जाके खरीदना शुरू कर देगा, बोला लाओ 0% इंटरेस्ट रेट पे मिल जाए सब कुछ। अब अमेरिका जैसी हालत हो जाएगी ना सब प्राइम क्राइसिस, बैंक तो पैसा घुमाएगी, फिर बैंकों का तो काम ही है पैसा को मल्टीप्लाई करना है ना, प्रोलिफरेशन करते रहना। देन दिस विल लीड टू अ कंडीशन जहां आपकी इन्फ्लेशनरी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी और एक दिन ये बलून फूटेगा, तो ऐसा फूटेगा कि बात मत करिए सर, ठीक है। तो खिलजी के अर्ली ईयर्स में मैं बात कर रहा हूँ, अर्ली ईयर्स में 1303 के बाद उसकी जब अकल ठिकाने आनी शुरू हो गई थी और समझ में आ गया था कि कैसे सिस्टम को चलानी है सर, तब मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हुआ था। बहुत इंटरेस्टिंग केस है जिसको अलीगढ़ हिस्टोरियंस उसके बाद अर्बनाइजेशन के साथ लिंक अप कर देंगे। बोला तो दूध की नदियां बहेगी, नदी के अंदर से दूध का ग्लास उठाओगे तो खीर बन के बाहर निकल जाएगी, इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाता है। खैर, पर खिलजी के अर्ली ईयर्स में यू विल फाइंड कि द मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होता है सर, है ना, और सर्कुलेशन ऑफ इकोनॉमी होने की शुरुआत हुई। और ये जो सर्कुलेशन ऑफ इकोनॉमी या मनी हो रहा है सर, इसके कारण लोगों के हाथ में प्रॉस्पेरिटी आई। दिल्ली के अंदर प्रिसाइसली, क्योंकि ये मार्केट दिल्ली में ही बनाए गए थे। इसकी क्रिटिसिज्म भी यही है कि दिल्ली के बाहर नहीं कर पाया। आप कहते हो कि भाई इतना बड़ा एम्पायर बिल्डर हो, कल बढ़ेंगे हम लोग इसकी क्रिटिसिज्म के ऊपर। तो देन आपको ये देखना चाहिए कि भाई दिल्ली के बाहर भी आप कर रहे हो ना मार्केट बनाओ सर। मार्केट बनाने तो पूरे भारत में बनाने थे, प्राइस को कंट्रोल करना था पूरे भारत में करना था। आपने प्राइसेस को कंट्रोल करना था, उसके पीछे का कारण ये था कि जिस तरह से दिल्ली में प्रॉस्पेरिटी आई, आपके कुछ वफादार लोग, मतलब आपकी सेना और आपके नोबल्स, जो भी अलाउद्दीन के खासम खास और उसकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की के लोग थे, उन सबके पास पैसा आया। दिल्ली में रहने वाली जो आवाम थी उनके पास भी पैसा आया, क्योंकि पैसा सर्कुलेट होता है। अब सबके पास पैसा था, प्राइसेस बढ़ गई, गिविंग अपॉन द नोट। सबके पास पैसा था, सबने डिमांड क्रिएट की। सिंपल चीज है ना। ये पेन पहले 10 रुपए की मिलती थी और ये 10 रुपए बहुत कम लोगों के पास होता था। आज ऐसी कंडीशन हो गई है कि ये पेन की कीमत इनफैक्ट 10 रुपए ही है, पर नाउ मल्टीपल पीपल हैव 10 रुपीस इन देयर हैंड। तो पहले एक ही व्यक्ति इसको खरीदना था, अब आज 100 लोग डिमांड कर रहे हैं कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अब आई एम द मैन्युफैक्चरर और आई एम द ट्रेडर, मैं कहूंगा कि इसको 100 रुपए से कम में नहीं बेचूंगा। कहानी खत्म हो गई सर, समझे कि नहीं समझे। तो धीरे 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 वो इन्फ्लेशन के साइकिल में चला गया, प्राइसेस बढ़ गई सर कमोडिटीज की। अब प्राइसेस बढ़ गई, अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक जिनको कैश में सैलरी मिल रही है, सुनिए मेरी बात, अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक जिनको कैश में सैलरी मिल रही है, नोबल्स, क्योंकि खिलजी ने कैश में सैलरी देना शुरू किया था, उन्होंने कहा कि सर देखो प्राइसेस बढ़ गई है मार्केट के अंदर, हमको डीए बढ़ाना पड़ेगा आपका सर, यू नो दिस ना। सरकार
साल में कुछ महीने में डियरनेस अलाउंस बढ़ाती है सर। डियरनेस अलाउंस होता है। ये डियरनेस अलाउंस, डियरनेस का मतलब क्या है? प्यार आने का नहीं है सर, ठीक है? सरकार को आपके ऊपर प्यार आ गया इसके लिए नहीं है। मैं पहली बार पढ़ रहा था ना, कुछ सालों पहले, मतलब जब कई बोले ना देख रहा हूँ, बोले ये डियरनेस अलाउंस है। मैंने बोला ये सरकार को प्यार आ गया? बोले नहीं, जब प्राइस राइज होती है तो सरकार आपको एडजस्ट करके देती है आपकी सैलरी में, क्योंकि सरकार प्राइस राइज को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो उसने कहा कि सैलरी को एडजस्ट कर देते हैं सर, ठीक है? गेटिंग द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, तो कहती है कि चलो तुम्हारा सैलरी थोड़ा बढ़ा देते हैं, वही है ना, वो पूरा सिस्टम चलता रहता है ना सर। तो अलाउद्दीन खिलजी के सोल्जर्स ने उसको कहा कि देखो बाबू, आप जो पैसा दे रहे हो उससे अब घर नहीं चल रहा है, घर भी है, बार भी है, खैर बार तो आपने बंद करवा दिया, पर घर तो है ना एटलीस्ट। खिलजी ने सब बार बंद करवा दिया तो वो पीना सर, ठीक है, घर तो है चलाना सर, ठीक। अब अलाउद्दीन खिलजी के सामने एक दुविधा क्रिएट हो गई। बोले यार, मैंने तो इनको प्रॉस्पेरस करने के बाद ये तो मेरे सामने और पैसा मांग रहे हैं, क्योंकि इनकी प्रॉस्पेरिटी के कारण डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ है। डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश दोनों के दोनों साथ में चल रहे हैं, प्राइसेस भी बढ़ रही है, लोग भी डिमांड कर रहे हैं, और अल्टीमेटली मुझे इनको सैलरी बढ़ा के देनी पड़ रही है। अगर सैलरी बढ़ा के दे रहा हूं तो फिर से और इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि आप जितना सैलरी बढ़ाओगे उतना इन्फ्लेशन होता रहेगा। आज आपके पास लिक्विडिटी ज्यादा आई, आप फिर बाजार में गए, फिर आपने इन्फ्लेशन क्रिएट किया। तो साइकिल है ना, इट्स अ विशियस साइकिल है ना, यू नो दिस ना। बेसिक इकोनॉमी आपको पता होगा ना सर, ऐसा तो नहीं है कि आपको बेसिक इकोनॉमी नहीं पता है कि कैसे चलती है सर। हाँ, आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपए की बहुत बड़ी वैल्यू होती थी, आज लाख रुपए की उतनी वैल्यू नहीं है। आज से 10 साल पहले 100 रुपए लेके निकलता था मैं घर से मतलब एटीएम से विड्रॉ करता था, आई स्टिल रिमेंबर। मैं जब बाहर रहता था 100 रुपए में तो मेरा पूरा दिन निकल जाता था। 100 रुपए में दिन निकलने का मतलब समझ में आता है ना सर। अपन तब पैशन बाइक हुआ करती थी, पेट्रोल डलवाते थे 20 रुपए का, 20 रुपए में पैशन एवरेज ठीक ठाक दे देती थी सर, है ना। 20 का पेट्रोल डला, आई स्टिल रिमेंबर, मेरा फिक्स था कि 100 रुपए विड्रॉ करो। 10-12 साल, 10 नहीं थोड़े ज्यादा, 2007-8 की बात करूँ, मतलब 13-14 साल हो गए सर, ठीक। तो मेरे पास पैशन बाइक थी, मैं 20 रुपए का पेट्रोल डलवाता था सर, 20 रुपीज का पेट्रोल, 20 ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए, उससे ज्यादा अपनी औकात नहीं थी सर, 100 रुपए दिन चलाना होता है, ठीक। पर चल जाता था सर, ठीक है। आज आप देखिए कि 100 रुपए का पेट्रोल डलवाओगे पूरा 1 लीटर भी नहीं आएगा, और फिर आप जो गाड़ी में घूम रहे हो, क्योंकि तब मैं पैशन चलाता था, पैशन की एवरेज ठीक ठाक थी, 50-55 की एवरेज मिल जाती थी। अभी मैं टू व्हीलर की जगह कोई और गाड़ी चला रहा हूँ सर, उसकी एवरेज 12-15 की हो गई है सर, ठीक। तो कभी-कभी होता है कि अहमदाबाद के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाने में 2 लीटर पेट्रोल चला जाएगा, समझे आप लोग, ठीक है। मैं जाऊँगा कुछ काम से, वापस आऊँगा, कल मैं शाम को गया था सर, तो इट टुक 33 किलोमीटर्स फ्रॉम माय होम गोइंग टू दैट प्लेस एंड कम बैक, ओके। आई रियलाइज़, मैंने बोला 15 की एवरेज दे रहा है गाड़ी अपना, हो गया कल्याण सर, है ना। तो ₹250 का धुमाड़ा, गुजराती में कहिए 2.25 धुमाड़ा થઈ ગયો सर, है ना, धुआँ-धुआँ हो गया सर। अभी सैलरी बढ़ी है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस बढ़ी है, तो इन्फ्लेशन उतना ही बढ़ा है सर, है ना। दिस गोज़ ऑन ना, साइकिल है ना, तो विशेष साइकिल है। अब खिलजी दुविधा में है। खिलजी सोच रहा है कि यार मैंने इनकी सैलरी बढ़ाई, इसके कारण इन्फ्लेशन हो गया। सुनिए मेरी बात, है ना। मैंने इनकी सैलरी बढ़ाई, इनको प्रॉस्पेरस किया, इसके कारण ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कंडीशन हो गई, है ना। कि मैंने यार इनको प्रॉस्पेरस किया तो ऊपर से इन्फ्लेशन हो रहा है, तो ये मेरा ही गला पकड़ने आ रहा है, और फिर मेरे को फिर से कह रहे हैं कि और सैलरी बढ़ाओ। फिर सैलरी बढ़ाया, फिर इन्फ्लेशन हुआ, क्योंकि मार्केट में जाके डिमांड क्रिएट किया। तो खिलजी पहले सिंगल साइड में देख रहा था, ही वाज़ नॉट एन इकोनॉमिस्ट ना, वो आरबीआई थोड़ी चलाने वाला बंदा था सर। तो खिलजी ने अपने सलाहकार को किसी को पकड़ा है, बोले इधर आ बे। बोले क्या है? तू कौन? बोले सर मैं केबीआई। बोले कौन? बोले खिलजी बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर। अच्छा तुम केबीआई के गवर्नर हो? बोले इधर आओ। बोले क्या करना है इसका? बोले इसमें क्या सॉल्यूशन आ सकता है? ये दूसरे दिन बुआ-बुम हर दूसरे दिन दरखास्त आ जाती। तो गवर्नर भी चालू निकला सर। गवर्नर ने खिलजी को कहा कि सर एक काम करिए, आप सैलरी को फिक्स कर दीजिए सर, गेटिंग पॉइंट है ना, समझे कहीं से? आप सैलरी को फिक्स कर दीजिए, और आपके इन्फेंट्री, कैवलरी के जितने भी सैनिक हैं, उनको बोलिए कि आपको इतनी फिक्स सैलरी मिलेगी सर, गेटिंग पॉइंट, फिक्स सैलरी करवा दीजिए। अब जो सैनिक पहले अपने हिसाब से उनको हर 2-3-4 महीने में, साल में 2 बार उसको रिवीजन मिलता था सैलरी में, उसने फिक्स करवा दिया। अब उसमें घुड़सवार थे, उसमें घुड़सवारों को 2 अफ़सर, सह-अफ़सर का एक सिस्टम था, मैं आपको कल पढ़ाऊँगा मिलिट्री में, कि एक घुड़सवार 3-3 4-4 घोड़े रखता था, एक से ज़्यादा घोड़े रखता था सर, ठीक है। और होता ये था कि एक घुड़सवार जब 2-3 घोड़े रखता था, तो उसको एक्स्ट्रा अलाउंसेस देने पड़ते थे राजा के द्वारा, क्योंकि घोड़ा को चलाने का खर्चा पानी होता है ना, उसको घास खिलाना, ये वो मेंटेनेंस, ये वो ट्रेनिंग वेनिंग देने के लिए, उसके लिए जॉकी रखना है, ये सब बहुत सारी चीज़ें ना, इन्फेंट्री को भी देना था सर। तो उसने बेसिकली जो अलाउंस और भत्ता सिस्टम है, सैलरी उसको फिक्स करवा दिया। और उसने अब तो वहाँ तक सोच लिया कि मैं सैलरी फिक्स करके पूरे भारत में इस सिस्टम को लागू करूँगा। जहाँ-जहाँ मेरी सेना है ना, उनकी सैलरी फिक्स कर दूँगा। सैलरी फिक्स हो जाएगी तो कभी भी इनफैक्ट ये लोग वो है ना कि डिमांड नहीं करेंगे ज़्यादा सैलरी को लेके, और डिमांड नहीं करेंगे तो इवेंचुअली मेरी प्राइसेस कंट्रोल में आ जाएगी। वो उल्टा गेम खेल रहा है सर। पर उसमें कुछ-कुछ सयाने लोग थे, मैंने अलाल मुल्क जैसे लोग बताए मैंने आपको कल की क्लास के अंदर। इसमें एक और उसका ये हुआ करता था, निज़ाम हुआ करता था, जिसने खिलजी को कहा, बोले ओ पगला गए हो क्या? यू कैन नॉट फिक्स दिस, दिस विल क्रिएट मोर स्ट्रेन ऑन द ट्रेजरी। क्योंकि लोगों के पास 4-4 5-5 घुड़सवार है। इफ अ कैवलरी पर्सन हैज मल्टीपल हॉर्सेस अंडर हिज कमांड, दैट यू आर सपोज्ड टू गिव मल्टीपल अलाउंसेस फॉर दैट, एंड दिस विल क्रिएट मोर एंड मोर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स फॉर यू। बोले इससे अच्छा उल्टा करिए, उसकी सैलरी को फिक्स कर दीजिए, थोड़ा करना है तो, पर उसमें रिजिड मत हो जाइए। अगर आपको जो कार्य करना है, वो कार्य ये करिए कि बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ उसको सस्ते दाम में बिठवाने का काम करिए, और प्राइस फिक्सेशन करने के ऊपर जाइए। आप प्राइस फिक्सेशन करोगे, सप्लाई साइड के पैरामीटर्स को देखोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, रेदर देन डिमांड साइड पैरामीटर्स। अल्टीमेटली गेम ही ये है ना सर, डिमांड सप्लाई की है। आज हम लोग इकोनॉमी पढ़ रहे हैं सर, कहाँ हिस्ट्री कहाँ इकोनॉमिक्स, है ना, यही कहानी है सर। कल भी हम लोग इकोनॉमी पढ़ेंगे, प्लान तो ये था कि आज ही इकोनॉमी को पूरा पढ़ लें, खिलजी को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि तुगलक और खिलजी के सिवा कुछ है नहीं दिल्ली सल्तनत, ठीक है ना। ये दो ही डायनेस्टीज है जिसको पढ़ा जा सकता है। सैयद को क्या पढ़ना है, लोधीज़ में कुछ है नहीं सर, ठीक है, आर्किटेक्चर के सिवा, और इब्राहिम लोधी की पानीपत वो तो बाबर में पढ़ते हैं हम लोग सर, ठीक। तो इसी में 3-4 लेक्चर अपने जाएंगे, अभी खिलजी चलता रहेगा सर, ठीक है। तो खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स को आप जब जीएस में पढ़ते हो तो आपको पढ़ाया जाता है कि वेलफेयर का एक कंसेप्ट था, और लोगों को कहा गया कि देखिए अब स्टॉकिंग होर्डिंग नहीं होगी, और प्राइसेस फिक्स कर दी गई। ये प्राइसेस फिक्स करने का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वाज नॉट द वेलफेयर एस्पेक्ट, बट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन ट्रेंड्स, व्हिच वाज एक्चुअली क्रिएटिंग अ हैवॉक इन द खिलजी इकोनॉमी। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहला प्रश्न आपको यहाँ से आएगा कि व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हैविंग दिस मार्केट सिस्टम एंड फिक्सिंग ऑफ प्राइसेस। सो द ऑब्जेक्टिव वाज वेरी डिफरेंट। ऑब्जेक्टिव इसके लिए डॉक्टर के एस लाल इसके ऊपर लिखते हैं कि भाई ये कोई वेलफेयर वेलफेयर का था ही नहीं।
ये तो सेना को लेके जो कैश में सैलरी सिस्टम चालू की थी महाशय ने और एम्पायर एक्सपेंशन में जरूरत थी सेना की, तो इन सब के चक्कर में ये करना पड़ रहा है मिलिट्री एक्सपेंसेस को सब कुछ करने के लिए सर। और फिर इनकी सैलरी को फिक्स कर दिया, प्राइसेस को फिक्स कर दिया, दोनों को फिक्स कर दिया। प्राइसेस को फिक्स कर दिया बाजार के अंदर, कमोडिटी का भाव एक से बढ़ेगा नहीं, और सैनिकों की सैलरी को फिक्स कर दिया। तो जो इनर्मस पैसा सरप्लस में बचा है वो कहाँ चला जाएगा? राजा के खुद के पास चला जाएगा। वो पैसे से क्या करेगा सर? गेटिंग अपॉन नॉट है ना, देन ही विल ट्राई टू क्रिएट एन एम्पायर। फिर एम्पायर बिल्डिंग हो गया। तो आपको पूछा क्या है? प्रश्न वही आता है आपको कि अलाउद्दीन खिलजी के इकोनॉमिक मेजर्स पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए थे कि नहीं थे? हाँ, उसी के लिए तो थे। वो थोड़ी वेलफेयर स्टेट करने की कोशिश कर रहा है, वो तो डीपीएसपी को फॉलो कर रहा है। वेलफेयर स्टेट करने होते तो उसकी जो हिंदुओं के प्रति जो नीति है, कम्युनल पॉलिसी, वो उजागर ना करता। बरावनी लिखता नहीं है ना, टारगेटेड है ना रेवेन्यू सेटलमेंट। गेटिंग अपॉन, तो आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए। अब ये पूछ रहे जीएस और ऑप्शन में, तो इतना तो कंटेंट दिया सर। जीएस में खाली 4 मार्केट ही देखते हैं, ऑप्शन में शुरुआत ही यहाँ से होती है कि ये मार्केट सिस्टम को एस्टैब्लिश करने का रैशनल क्या है, और ये रैशनल के पीछे इनफैक्ट अलाउद्दीन खिलजी का मेन ऑब्जेक्टिव तो पॉलिटिकल कंट्रोल ही था। समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है, तो आपको मार्केट सिस्टम का पॉइंट समझ में आया सर। और यहाँ मार्केट सिस्टम का सबसे पहला पॉइंट ये था कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्राइस कंट्रोल सिस्टम। जब ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो आपको इसकी इंपैक्ट भी क्लियर हो जाएगी। अब आपको पता चलेगा कि उसने प्रोसेस वैसे ही किया है और फिर उसकी असर जो है उसके ऊपर देखेंगे। और क्या खिलजी का स्टेट वेलफेयर स्टेट था? क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको प्रश्न यहाँ से ही आएगा कि द रिफॉर्म्स और द मार्केट रिफॉर्म्स और द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स started by Alauddin Khilji highlighted the idea of welfare state, critically analyze। और आप में से 90% लोग बह जाएंगे क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये वेलफेयर स्टेट के ऑब्जेक्टिव से लिखा गया है, बट रियलिटी है कि दिस इज नॉट द वेलफेयर स्टेट कंसेप्ट, दिस इज फॉर हिज ओन एम्पायर बिल्डिंग कंसेप्ट, है ना। प्रश्न समझे नहीं समझे, है ना, कि द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी हाइलाइटेड द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, है ना, क्रिटिकली एनालाइज। या दूसरा आएगा कि डू एग्री और नॉट, जस्टिफाई, सब्सटेंशिएट। समझे? तो लॉन्ग टर्म आपको ऑब्जेक्टिव प्रोसेस और इंपैक्ट देखोगे पता चल जाएगा कि बाबू कुछ नहीं था इसमें। और फिर बीच बीच में बरानी कुछ ना कुछ वो है ना, वो क्या कहते हैं कि बरानी वो पोल खोल देगा, बोले तो चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता दे। वो मीम है ना सर, वो बरानी इज अ पर्सन जिसके लिए अलाउद्दीन खिलजी कहता है तू चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता दे, है ना, कि हिस्ट्री में 1000 साल के बाद लोग मेरे को वेलफेयर शासक के रूप में देखने चाहिए। उसके सामने तो लिख रहा है कि मैं क्यों ये लेके आ रहा था सर, ये लिखने की आवश्यकता क्यों थी तुमको? बरानी बरानी है, ठीक समझे कि नहीं समझे? गेटिंग पॉइंट, है ना, क्योंकि बरानी तब लिखना शुरू कर रहा है जब इसका विकेट चला गया है सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी के बाद लिख रहा है ना, उसने कंटेम्पररी पीरियड में थोड़ी सी लिखना शुरू कर, अब डर नहीं था ना उसको सर। गेटिंग पॉइंट, वो है ना कि धागा खोल रहा है, वैसी कंडीशन थी सर बरानी की। तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि इसका बेसिस कहाँ से था, और इसी के बेसिस के ऊपर से आपको पूरा का पूरा ओपिनियन मिल जाएगा सर, ठीक है। तो अभी तक का पॉइंट क्लियर हुआ सर, यू गॉट दिस मच पॉइंट। अभी ऑब्जेक्टिव्स ही देखिए, मार्केट रिफॉर्म्स अभी बाकी है, चिंता मत करिए। मार्केट रिफॉर्म्स, अलाउद्दीन खिलजी एज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, अलाउद्दीन खिलजी एज एन एम्पायर बिल्डर, अलाउद्दीन खिलजी एज अ डिफेंडर ऑफ मंगोल्स, डिफेंडर फ्रॉम मंगोल्स। अभी 4 पॉइंट और बाकी है, तो कल अभी भी खिलजी चलेगा। आई थॉट कि मैं कल खाली पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो खत्म हो जाएगा, पर अभी भी नहीं है सर, ठीक है। गवर्नेंस के ऊपर से प्रश्न नहीं आया है। मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि गवर्नेंस और नोबिलिटी को लेकर प्रश्न आएगा कि उसकी नोबल्स के प्रति जो पॉलिसी है उसमें कैसे उसने बदलाव लाया, और जो चीज बलबन ने सोची थी वो अलाउद्दीन खिलजी फाइनली कंसोलिडेट, क्योंकि बलबन ने सोचा था कि नोबल्स को टाइट करे। तो नोबल्स को टाइट करने का जो आगे का कार्य है लीगल बेसिस के ऊपर ऑर्डिनेंस सिस्टम के थ्रू लेके आना, जबीतास को इश्यूज करना सर, है ना। तो ये सब चीजें बहुत ही इनोवेशन को दर्शाती है और ये उसकी विलनेस को दर्शाती है कि वो क्या करना चाह रहा है, समझे आप लोग, ठीक है। तो आप भविष्य में जब मंत्री बनोगे तो अपने नोबल्स को काबू में रखिएगा, वरना तो आपके सामने कब बगावत हो जाएगी, है ना। पार्टी हाई कमांड के अंदर आपकी कंप्लेन करी जाएगी, बोले सीएम साहब सुन नहीं रहे हैं, अपने ही ऐश में रहते हैं, हाई कमांड आपके लिए ऑर्डर निकाल देगा, बोले चलो रिजाइन करो सर। गेटिंग पॉइंट। और खास करके अपने मंत्रियों के साथ अपने ड्राइवर और चपरासियों का ध्यान रखना सर, दीवारों की भी आंखें होती हैं, कान होते हैं। खैर आजकल तो बहुत सारे साधन हैं सॉफ्टवेयर वाले, तो शायद हमारी बातें भी कोई सुन रहा हो, पर खैर हम उतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि हमारी कोई सुनेगा सर। एक्चुअली ये जब ये खुला ना सर कि ये सॉफ्टवेयर में ये मॉनिटरिंग हो रहा है, तो उसमें कुछ लोगों को बहुत ऑफेंड फील हुआ, हमारा नाम क्यों नहीं है? 200-300 लोगों का नाम है ना इंडिया में, तो बोले हमारा क्यों नहीं है? हम इतने मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा नाम नहीं है, गजब बेइज्जती है सर, ठीक। तो सम पीपल फेल्ट बेल्ट कि यार हमारा नाम भी होना चाहिए ना सर, ठीक है ना। सो ये भी कहानी आपको मिलेगी। खैर तो कल आगे कंटिन्यू करेंगे सर मार्केट रिफॉर्म्स को, टुमारो विल डू द मार्केट रिफॉर्म्स, ये क्यों किया गया था, कैसे इंप्लीमेंट किया गया था प्रोसेस के ऊपर से सर, ठीक है। और फिर इसी को ही क्रिटिसाइज करेंगे, इसकी ओपिनियंस देखेंगे सर कि इसकी ऑब्जेक्टिव और इंपैक्ट क्या थी, और बेसिकली क्यों उसको क्रिटिसाइज किया। डॉक्टर के एस लाल इसमें बहुत अच्छा ओपिनियन देते हैं सर, है ना, तो उनके ओपिनियन के ऊपर से ही हम लोग लिखेंगे कि ये ओवरऑल बहुत ही फेलियर था, और इसके कारण आखिर में जब खिलजी का मृत्यु हुआ ना, तो मार्केट रिफॉर्म सब खत्म हो जाता है सर, ठीक है ना, एवरीथिंग वेंट टू एन एंड, समझे आप लोग, ठीक है। Yes, revenue power ended and tax was needed to people how they dictated our payment, मैंने बताया ना सर, ठीक है। ये मुल्क की जमीन थी, मिल्क नहीं है, मुल्क है सर, है ना, दिस इज मुल्क एक्चुअली। मैं मुल्क बेसिकली जो ट्रेडिशनल लैंड हुआ करती थी आपके हाथ में सर, ठीक है, मुल्क ही कहते हैं ना उसको, वो मिल्क लिख दिया है, बट मुल्क इज अ काइंड ऑफ लैंड सिस्टम, ओके। मिल्क नहीं है सर, ठीक है, मुल्क गलती से मिल्क टाइप हो गया सर, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं देन। हाँ ठीक है, आई रिव्यू दिस, कल करते हैं आंसर आईडी के ऊपर। हेलो गुड मॉर्निंग सर। हाय गुड मॉर्निंग, बोलिए सर मेरा क्वेश्चन सर पोस्ट हड़प्पन से था सर। सर उसमें सर हमने सर इवोल्यूशन ऑफ पोएट्री देखा है कि सबसे पहले ओसीपी था, फिर बीआरडब्ल्यू था, फिर पीजीडब्ल्यू था सर, ऐसे। लेकिन सर हम बीआरडब्ल्यू को तो सर हड़प्पा टाइम पे भी देखते हैं ना सर। ब्लैक एंड रेड वेयर को, जी सर। हाँ मतलब कुछ एरियाज में एक्सटेंड हुआ करता था जहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन प्रेजेंट नहीं थी, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। सर जो ये पोएट्री ट्रेडिशन है ये मतलब हड़प्पा के बाहर वाले देख रहे हैं सिर्फ, मतलब मुझे समझ में नहीं आया सर जैसे कि हमें ना जब हड़प्पा की पोएट्री देखते हैं तो सर उसमें हमें बीआरडब्ल्यू पहले भी मिल जाता है, लेकिन सर हम जब आउटसाइड हड़प्पा देखते हैं तो सर फिर उसमें ओकरी वाला पहले आएगा, फिर ब्लैक एंड रेड वेयर वाला आएगा सर, ऐसा नहीं, पहले रेड एंड ब्लैक वेयर था, फिर ब्लैक एंड रेड वेयर उसके बाद है। बीआरडब्ल्यू जो आप बता रहे हो ना सर, वो सबसे पहले इनिशियल ट्रेडिशन में सबसे पहले जितनी भी पॉटरी बनी उसमें रेड एंड ब्लैक वेयर सबसे पहले बनी हड़प्पा के बाद, और हड़प्पा के अंदर भी रेड एंड ब्लैक वेयर ही बनी ना। जी सर। तो विद इन दोनों जगह के ऊपर आपको रेड एंड ब्लैक वेयर से ही ओरिजिन दिखेगा, फिर ऑफ कलर पॉटरी आएगी, फिर पीजीडब्ल्यू आएगा, फिर एनबीपीडब्ल्यू बनेगा, है ना।
जी सर, थैंक यू सर। ग्रेजुअल चेंजेस आपको दिखेंगे, बट दोनों में कॉमन रेड एंड ब्लैक कॉमन दिखते हैं। जी सर, थैंक यू सर। बोलिए नेता जी, है ना? बहुत सारी शुभकामनाएं सबको धनतेरस की, है ना? आपका नाम स्विस बैंक की लिस्ट में आ जाए बहुत जल्दी सर, है ना? और ईडी, एनआईए, सीबीआई, आईटी आपके घर पे न्योता आए सर, है ना? बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, है ना? धनतेरस। चलिए हाँ बोलिए क्या था? सर नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी के सोर्सेज क्या होंगे सर? जैसे क्योंकि अभी ट्रेंड बदल रहा है तो सर नेशनलिस्ट स्कूल से हिस्टोग्राफी में आरसी मजूमदार है, बट आरसी मजूमदार साहब को मैं बीच में कर दूंगा जब जरूरत पड़ेगी तो। सर और कोई मतलब आरसी मजूमदार सर तो बहुत मतलब टाइम हो गया उनको। हाँ तो बाकी तो अभी रिसेंटली तो उतने डेवलप नहीं हुए, और ट्रेंड पूछा जा रहा है तो वो मिडिल ट्रेंड ही पूछ रहा है, मतलब उतना भी बदलाव में नहीं दे रहा है, वो क्रिटिसिज्म पूछ रहा है। अब खिलजी की क्रिटिसिज्म मैंने आपको बताई कि जो कम्युनल पर्सपेक्टिव है वो आपको अपने हिसाब से सोचने हैं। सर तो उनकी कोर्ट ऑथर्स जो लिख रहे हैं, जैसे बरानी लिख रहा है अलाउद्दीन के बारे में जो कि रिलीजियस पॉलिसी, उनको कोर्ट ऑफ लिख सकते हैं क्या? वो लिख सकते हैं कि भाई ये जो ट्रेंड है, मतलब कोर्ट ऑथर्स ने उसकी पॉलिसीज को हाईलाइट किया है, तो उसी बेसिस के ऊपर हम लोग उसको क्रिटिसिज्म कर देंगे। क्यों अलग से हिस्टोग्राफी के हिसाब से जाओगे तो फिर हमारा सिलेबस के बाहर टॉपिक चला जाए, क्योंकि हमको नेशनल हिस्टोग्राफी से यही चीज देखनी है कि जो पॉइंट खिलजी के रिफॉर्म्स के रूप में कॉलोनियल व्यू में लिखा गया वही नेशनलिस्ट व्यू में क्रिटिसिज्म है। तो हमने जैसे लैंड रेवेन्यू को देखा कि लैंड रेवेन्यू में कॉलोनियल व्यू में उसको पॉजिटिव बताया, अच्छा हुआ पावर ले लिया ये वो, पर क्रिटिसिज्म ये है कि पावर लेने के बाद आप एग्रीकल्चर की हालत क्या कर रहे हो, है ना? आप कम्युनल पॉलिटिक्स के थ्रू ये कर रहे हो ना, तो उसके साथ लिंक अप कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके। यार मेरे पास कोई किताब नहीं होती बेटा, किताब आपको बाजार से खरीदनी पड़ेगी ना करुणेश, समझे कि नहीं समझे? हिंदी बुक का कवर शेयर कर दीजिए, मतलब कवर तो नहीं है पर मेरे पास ये है, उसका अंग्रेजी वाला कवर है सर, ठीक है? मतलब इंग्लिश वाली है मेरे पास तो, पर हिंदी में 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, है ना? तो आप देख लीजिए उसको सर, ठीक है? तो हिंदी वाली तो नहीं है मेरे पास कवर में, आई गॉट इंग्लिश वाली बुक, है ना? उसमें वॉल्यूम 1 में मिडीवल आता है, मतलब दिल्ली सल्तनत आता है। देखो सतीश चंद्र पढ़ो या जेएल मेहता पढ़ो, दोनों में से एक पढ़िए सर, ठीक है? तो डोंट रीड बोथ दिस, क्योंकि स्लाइड्स में ज़्यादातर कवर करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना? कवरिंग मल्टीपल पॉइंट्स है ना? कंचन आई रिवर्ट यू, मैं आपको रिवर्ट करता हूँ ना, मैं आई टेक्स्ट यू बैक, ओके? ठीक है, चलिए आज कंक्लूड करते हैं। एंड ये वाली है ना सर, मिडीवल इंडिया, ये वॉल्यूम 1 है, दिस इज वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 इज दिस थिंग दिल्ली सल्तनत, वॉल्यूम 2 इज मुगल इंडिया। तो ये 2 वॉल्यूम है सतीश चंद्र साहब की। फिर मेहता साहब की 3 वॉल्यूम है, उसमें वॉल्यूम 3 में आर्ट एंड कल्चर है, उसमें भी यही है, वॉल्यूम 1 दिल्ली सल्तनत, वॉल्यूम 2 इज मुगल्स एंड वॉल्यूम 3 इज कल्चरल पार्ट ऑफ मिडीवल इंडिया सर, ठीक है ना? तो खैर मोटे-मोटे तौर के ऊपर आपको आइडिया रहना चाहिए कि क्या है क्या नहीं सर, क्या ठीक है? तो आज यहाँ कंक्लूड करते हैं, लेट अस कंक्लूड द सेशन टुडे, और मैं आपको कल मिलता हूँ सर, ठीक है ना? हाँ, ये वाला है, ये नया कवर है ना, दिस न्यू कवर, ये नया कवर है सर, ठीक है ना? पार्ट 1 है ना, तो पार्ट 1 पार्ट 2 वाला।